बाकी रास्ते में वे तरह तरह की बातें करते रहे। शाम को उन्होंने शेर का मांस खाया और सुबह उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। इस प्रकार उन्होंने 2 दिन सड़क पर बिताए। उस दौरान वे दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ गए और उन्होंने कुछ छोटे मोटे कारनामे भी किए। उदाहरण के लिए, तांग यिन ने उन छोटे जंगली जानवरों का शिकार किया जो उस पर हमला करने आए थे और उन दिनों मांस में विविधता लाने के लिए उन्हें परोस दिया। ठीक उसी समय उन दोनों ने दूर से शहर को देखा, इसलिए वे तेजी से उसकी ओर बढ़े। ये शहर न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा। 10 लाख से कुछ अधिक आबादी वाले इस शहर में व्यापार तो फलता फूलता था, लेकिन अन्य समान शहरों की तुलना में इसकी आर्थिक शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर थी। फिर भी बाहर से देखने पर तांग यिन को यह एक स्वागत योग्य शहर लगा। इस दुनिया में उनका पहला शहर। वे जल्दी से शहर में दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए और लगभग 30 मीटर चले ही थे कि कुछ लोग उनकी ओर आते हुए दिखाई दिए और हुआंग फीफी थोड़ी देर के लिए रुक गई। तांग यिन ने ये देखा और अपने सामने देखने लगा। सामने खड़ा युवक लगभग 21 वर्ष का है, आध्यात्मिक प्रवेश क्षेत्र के 9वें स्तर का। उसके अनुयायी, वे सभी आध्यात्मिक प्रवेश क्षेत्र में हैं, लेकिन उससे नीचे हैं। तांग यिन ने इन सभी के साधना स्तर को देखते हुए सोचा, जैसा कि हुआंग फीफी ने पहले कहा था, इस शहर में 20 साल के लोगों के लिए यही निम्न स्तर का मानक प्रतीत होता है। कम से कम उन्हें आध्यात्मिक प्रवेश क्षेत्र में प्रवेश कर लेना चाहिए था, लेकिन ये लोग बहुत अनुभवहीन लगते हैं। इनकी चाल तो मिस हुआंग से भी बदतर है। तांग यिन ने सोचा और फिर उनसे नजरें हटा लीं। ठीक उसी क्षण सामने से आ रहे व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, हाँ, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा फेफेई। मुझे तुम्हारी चिंता थी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी रही? उस व्यक्ति ने दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा और हुआंग फेफेई की ओर बढ़ा। उनकी बातचीत से लग रहा था कि वे एक दूसरे के बहुत करीब हैं। हुआंग फीफी ने उसकी ओर मुड़कर देखा और बनावटी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आपको देखकर अच्छा लगा यंग मास्टर हुआंग, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन हम करीबी नहीं हैं, इसलिए कृपया मुझे ऐसे न बुलाएं जैसे हम करीबी हों। उसने जवाब दिया और फिर तांग यिन को उनसे दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति फिर से उसके रास्ते में आ गया। हाँ, फेफेई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरकार हमारी शादी जल्द ही होने वाली है, तो इतनी रूखी क्यों हो रही हो? अरे, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ, उसने जवाब दिया और हुआंग फेफेई ने उसकी तरफ देखा। सबसे पहले तो मैंने आपसे या आपके परिवार के किसी भी सदस्य से शादी करने के लिए सहमति नहीं दी है, इसलिए कृपया इस बारे में चिंता न करें। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया मुझे अंदर आने दें। मैं अभी अभी आई हूँ और थकी हुई हूँ, मुझे आराम करना है, उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया। लेकिन वह व्यक्ति मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उसने एक छोटी सी, लगभग सुनाई न देने वाली फुफकार निकाली। जब भी वह हुआंग फीफी की सुंदरता देखता था तो वह उसके बारे में कई तरह की कल्पनाएं करने से खुद को रोक नहीं पाता था। और वह अकेला नहीं था, उसके पीछे हर कोई, और इस शहर के 10 में से 8 पुरुष भी ऐसे ही थे। हुआंग फीफी का बेदाग चेहरा और उनका अनोखा आकर्षक शरीर उन्हें शहर की सबसे खूबसूरत महिला बनाता है। इसके अलावा उनकी लंबी टांगें, सुडौल काया और आकर्षक नितंब उन्हें शहर के कई पुरुषों की नज़रों में देवी के समान बनाते हैं। और हुआंग परिवार के इस जैसे युवा मालिक के लिए वह एक आसान शिकार है, क्योंकि उसका परिवार अमीर नहीं है और उसके अलावा परिवार में केवल 3 ही सदस्य हैं, उसके पिता, माता और बड़ा भाई। इनमें से कोई भी साधक नहीं है, वे केवल मध्यम स्तर के व्यापारी हैं, इसलिए उन्हें अपना शिकार बनाना आसान है। कम से कम हुआंग तो यही सोचता है, और धीरे धीरे वह अपना लक्ष्य हासिल कर रहा है। अब तक उसे हुआंग फीफी के माता पिता की स्वीकृति मिल चुकी है और वह आज इसी के लिए आया था। इसलिए उसने उसके इस तरह अस्वीकार किए जाने पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि मुस्कुरा दिया। हाँ, फेफेई, मैं तुम्हें खुशखबरी देने ही तो आया था। तुम्हारे माता पिता हमारे परिवारों के विवाह के लिए राजी हो गए हैं, तो जल्द ही हम पति पत्नी बन जाएंगे, उसने दृढ़ता से कहा, जिससे हुआंग फेफेई हैरान रह गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने तांग यिन की ओर देखा और पाया कि वह उसका हाथ पकड़े हुए है। ये देखकर वह नाराज होकर भौहें सिकोड़ ली, और भी ज्यादा तब जब उसने देखा कि यह एक सामान्य व्यक्ति था जिसमें साधना का जरा भी अंश नहीं था। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम किसी और पुरुष से दूर रहो। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, कोई भी पुरुष तुम्हारे पास नहीं आ सकता, यही नियम है, उसने ठंडे लहजे में कहा। और हुआंग फीफी ने देखा कि वह तांग यिन को घूर रहा है, इसलिए डर के मारे कि कहीं वह आदमी कुछ गलत हरकत न कर दे और तांग यिन को चोट न पहुंचा दे, वह उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने तुमसे शादी करने के लिए सहमति नहीं दी है, लेकिन मैं इस बारे में बाद में अपने माता पिता से बात कर लूंगी। अभी के लिए मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम बेवजह परेशानी न खड़ी करो। वह तो बस दूर का चचेरा भाई है जो मिलने आया है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, उसने दृढ़ता से जवाब दिया। हालांकि शुरुआत में उसकी आवाज़ थोड़ी उदास लग रही थी, लेकिन वह जानती थी कि खुद को कैसे संभालना है और अपनी बात पूरी करनी है।
उसके सामने खड़े युवा मालिक ने तांग यिन को तीखी नज़रों से देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर जाने के लिए मुड़ गए। बस अपने माता पिता से इस बारे में बात करना मत भूलना, उसने जाते हुए कहा। वह यहाँ केवल इसी उद्देश्य से आया था और उसे और कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए वह अपने अनुयायियों को साथ लेकर जल्दी से चला गया। उनके जाने के बाद हुआंग फीफी ने जल्दी से तांग यिन को अपने साथ खींचा और बिना नज़र हटाए गलियों में चलने लगी। तांग यिन ने देखा कि वह थोड़ी चिंतित या कुछ हद तक उदास थी, ऐसा लग रहा था कि वह बहुत सारी बातें सोच रही है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने इससे पहले भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वे उस समय ऐसा करने में असमर्थ थे। उस व्यक्ति से वैसे ही बात करना जैसा वह चाहता था, मृत्यु को आमंत्रित करने के समान था। हालांकि योजना बनाकर वह चाहे तो उस आदमी को मार सकता है, लेकिन बात यह है कि अभी उसके हाथ में लकड़ी के डंडे के अलावा कुछ नहीं है। वह उससे इतने शक्तिशाली साधक को नहीं मार सकता। अगर वह उसे सोते हुए भी पाता तो भी वह उसकी हत्या उसकी जानकारी के बिना नहीं कर पाता, क्योंकि यह जंगली जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक साधारण सा डंडा था। इसीलिए उन्होंने चुप रहना चुना। लेकिन उस व्यक्ति द्वारा उनकी शादी के बारे में कही गई बातों से उसे इतना दुखी देखकर तांग यिन केवल मन ही मन आह भर सकी। चूंकि सिस्टम ने तुम्हें मेरा लक्ष्य चुना है और तुम्हारी वजह से ही मुझे पहला मिशन दिया गया है, तो कम से कम मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद करने दो। उसने सोचा, मैं देख सकती हूँ कि तुम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते और उसे देखते ही तुम्हारे मन में हत्या का इरादा झलक गया था। इसका मतलब है कि तुम उससे घोर विरोधी हो, लेकिन उसे यह बात पता नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं उसकी हत्या करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तांग यिन ने बिना हिचकिचाए कहा। उसके पास उसकी हत्या करने के तरीके तो थे, हालांकि इसके लिए तैयारी की आवश्यकता थी, लेकिन वह वास्तव में ऐसा कर सकता था। हुआंग फीफी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई और रुक गई, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने असहाय मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। ये सच है कि मुझे उससे दुश्मनी है और मैं उसे मरते देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी समस्याओं में नहीं घसीट सकती। इसके अलावा उसे बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। उसने कुछ उदास स्वर में उत्तर दिया और तांग यिन ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बाद वह दोबारा चलने लगी। जब हम घर पहुंचेंगे तो क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं, छोटे मालिक? उसने पूछा और तांग यिन ने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को बताऊंगी कि हमें केवल 400 बांस मिले थे, लेकिन उनमें से आधे आपने काटे थे और आधे हमारे लिए हैं। तो क्या आप उनमें से केवल 200 निकाल सकते हैं? बाकी आप मेरे लिए रख लीजिए। ये कहते हुए उसने अंत में एक प्रश्न पूछा और उसकी ओर मुड़कर देखा। तांग यिन मुस्कुराए और कंधे उचका दिए। बिल्कुल, कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा, उसने जवाब दिया। लगता है वो उतनी बेवकूफ़ नहीं है जितनी दिखती है। तांग यिन ने उसके इरादों को भांपते हुए सोचा। उसके बाद वे चलने लगे और जल्द ही शहर के एक अच्छे से सजे हुए हिस्से में पहुंच गए। कुछ मिनटों बाद वे वहां स्थित एक खूबसूरत घर में दाखिल हुए। जैसे ही वे इस जगह में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि दो बुजुर्ग लोग बाहर आ रहे हैं। पापा, मम्मी, हुआंग फीफी ने उनका अभिवादन करते हुए कहा और वे मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखकर खुशी से सिर हिलाया। फिर उसे पकड़कर बिना कुछ पूछे घर के अंदर खींच ले गए। इस प्रक्रिया में वे तांग यिन को भी साथ ले गए, हालांकि वे नहीं जानते थे कि वह कौन था। घर के अंदर वे अपनी इच्छा को रोक नहीं पाए और तुरंत हुआंग फीफी से पूछ लिया, क्या तुम्हें वो मिल गए? उसकी आवाज़ में किसी वजह से जल्दबाजी थी, वे बस उससे हाँ सुनना चाहते थे। उसने ऐसा दिखाया मानो उसे उस व्यक्ति युवा मास्टर हुआंग द्वारा थोड़ी देर पहले कही गई बातों के बारे में कुछ भी पता न हो। इसके बजाय उसने सिर हिलाया। माँ, पिताजी, पहले मैं आप लोगों को युवा गुरु तांग यिन से मिलवाती हूँ। इस बार उन्होंने ही मेरी मदद की है और उनके बिना मैं इतनी जल्दी और अच्छे नतीजों के साथ वापसी नहीं कर पाती, उसने तांग यिन की ओर इशारा करते हुए कहा। युवक स्वामी, ये मेरे माता पिता हैं, उसने कहा और तांग यिन ने उनकी ओर सिर हिलाया। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम तांग यिन है और मेरी मुलाकात मिस हुआंग से संयोगवश हुई। मैं उन्हीं की वजह से यहाँ आया हूँ, उन्होंने शांत भाव से कहा। फिर उन्होंने उसकी तरफ देखा और तभी उन्हें पता चला कि उनके साथ कोई और भी है। लेकिन ये जानते हुए कि उसी ने उनकी बेटी को ज़रूरत की चीज़ें दिलाने में मदद की थी, उन्हें विनम्रता बरतनी चाहिए थी। उनके व्यवहार से स्पष्ट है कि वे एक महान कृषक हैं। ये सौभाग्य की बात है कि हमारी बेटी को ऐसा व्यक्ति मिला है, दोनों ने सोचा, इसलिए उन्होंने आदरपूर्वक अपना परिचय दिया। पिता का नाम हुआंग टू है और माता ने अपने पति के समान उपनाम का उपयोग करने का विकल्प चुना, इसलिए अब उन्हें हुआंग फी कहा जाता है और यहीं से बेटी का नाम पड़ा है। मैंने सुना था कि उन्होंने उस महिला को बांस की तलाश में भेजा था। उसके आने से पहले ही मैं बांस काट रहा था, क्योंकि मुझे वे संयोग से मिल गए थे। लेकिन ये देखकर कि उसने इतनी लंबी यात्रा की है और मुझे इस जगह आना ही था, मैंने उससे रास्ता दिखाने में मदद मांगने का फैसला किया और इसलिए मैं उसे अपने द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले बांसों का आधा हिस्सा दे दूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और हुआंग फीफी के माता पिता थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। एक पल के लिए उन्हें कुछ अफसोस भी हुआ। सिर्फ आधा।
उन्हें कितना मिलेगा? उन्होंने सोचा, लेकिन जल्द ही तांग यिन ने अपना हाथ हिलाया और विशाल कमरे में बांस के कई ढेर गिरा दिए। 1 मिनट के भीतर 1 मीटर लंबे बांस के 200 टुकड़े इस जगह पर ढेर हो गए। ये 200 बांस के टुकड़े हैं, हर एक 1 मीटर लंबा है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे बिकेंगे, उन्होंने सहज भाव से कहा। जो भी उसे इस हालत में देखता, वह ये नहीं बता पाता कि वह झूठ बोल रहा है। तांग यिन की अभिनय क्षमता देखकर हुआन फीफी भी हैरान रह गई। उसने सोचा कि झूठ बोलना तो उसके लिए इतना स्वाभाविक था, लेकिन वह इस बात से खुश थी। और जब उसके माता पिता ने ये सुना तो वे स्तब्ध रह गए। 200, उन्होंने हैरानी से पूछा, और तांग यिन ने फिर से सहज भाव से सिर हिलाकर उन्हें जवाब दिया। हमें कुल 400 बांस मिले हैं, मिस हुआंग इसकी गवाह हैं। 200 मेरे लिए और 200 तुम्हारे लिए। कैसा रहेगा? तांग यिन ने शांत मुस्कान के साथ फिर कहा, हालांकि वे उसे देख नहीं सकते थे। वे लोग स्तब्ध तो थे, लेकिन पैसे के लालची व्यापारी थे, इसलिए उन्होंने तुरंत मुस्कुराकर बार बार सिर हिलाया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, इतने अच्छे उपहार के लिए। चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। आप जब चाहें यहाँ रह सकते हैं, उन दोनों ने कहा। तांग यिन ने सिर हिलाया, फिर हुआन फीफी की ओर देखा और उसे खड़े होने का इशारा किया। बहुत बहुत धन्यवाद युवा स्वामी, उसने झुककर कहा, फिर अपना सिर दोबारा उठाया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस समय आपकी क्या योजनाएं हैं? उसने पूछा। तांग यिन ने एक पल सोचा। मैं रसायन शास्त्रियों के संग में जाने की योजना बना रही हूँ। वहाँ मुझे किसी से मिलना है। अगर मैं आज शाम को नहीं आ सकी तो कुछ दिनों में आपसे मिलने आऊंगी, तांग यिन ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआन फीफी हैरान थी और उसके माता पिता भी। हे भगवान, क्या आपका कीमियागर संघ से कोई संपर्क है? उन दोनों ने सोचा। रसायन शास्त्री संघ शहर की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक है। इनकी जड़ें गहरी हैं और ये दिव्य सूर्य हॉल के बाद दूसरे स्थान पर हैं, यहाँ तक कि शहर पर शासन करने वाले साधक परिवारों से भी ऊपर हैं। इनके पास काफ़ी शक्ति और प्रतिष्ठा है। उस स्थान से संपर्क रखने वाला कोई भी व्यक्ति शक्ति रखता है। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद हुआन फीफी को यह अजीब नहीं लगा कि तांग यिन का उनसे संपर्क था। आखिरकार उसने उसके साथ बिताए कुछ दिनों में कई अविश्वसनीय चीज़ें देखी थी, और साधना की कमी के बावजूद उसकी असाधारण शक्ति ये दर्शाती थी कि वह कभी दक्षिण का अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। भले ही वे दक्षिण से दूर थे, फिर भी यह संभव था कि वह किसी को जानता हो या इस क्षेत्र में रसायनशास्त्री संघ में शामिल होने के लिए उसका कोई रुतबा हो। इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि तांग यिन वास्तव में झूठ बोल रही थी। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि जब उसने हुआन फीफी के माता पिता को 200 बांस के टुकड़ों के बारे में बताया तो उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ योजना बना रहे हैं और वह नहीं चाहता था कि उसके लक्ष्य को पूरा करने से पहले वे उसमें दखल दें। इसीलिए उसे झूठ बोलना पड़ा, और रसायन शास्त्रियों के संगठन को आड़ के रूप में इस्तेमाल करने से बेहतर तरीका और क्या हो सकता था। अगर उन्हें सबूत चाहिए होता तो वह भरपूर सबूत दे सकता था, क्योंकि अपने पिछले जीवन में वह एक महान प्रतिभाशाली रसायन शास्त्री था। झूठ बोलने के लिए उनके पास एकदम सही बहाना था। उस छोटी सी घटना के बाद तांग यिन ने रास्ता पूछा और घर से निकल गई। कुछ चीजें थी जिनका उसे ध्यान रखना था। रक्षा और हत्या दोनों के लिए कुछ होना बेहतर है। उसने मन ही मन सोचा और शहर के कीमियागर संघ की दिशा में उस स्थान से निकल गया। हुआन फीफी के घर के अंदर सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद उसके माता पिता ने उसे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर थोड़ी देर बात करने के लिए बुलाया। बेटी, हमने घर डिवाइन सन हॉल को बेच दिया है। उन्होंने हमें पैसे दे दिए हैं और 1 हफ्ते में यह आधिकारिक तौर पर उनका हो जाएगा, हुआन फी ने कहा। हुआन फीफी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या, आपने इसे क्यों बेच दिया? ये वह घर है जो दादा दादी ने हमारे लिए छोड़ा था। इसे क्यों बेच रहे हो? उसने संदेह से पूछा, और हुआन फी और हुआन तू ने आह भरी। परसों हुआन परिवार के स्वामी हुआन कई साधकों के साथ यहाँ आए थे। इस बार उन्होंने हमें अधर में छोड़ दिया और हर हाल में तुम्हें अपने बेटे से शादी कराने के लिए मजबूर किया। वे हमारा धंधा बर्बाद कर देंगे। हम जानते हैं कि युवा स्वामी हुआन तुमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम उनसे प्यार नहीं करती। फिर भी हमें मजबूरी में उस समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। हम अपना कारोबार नहीं छोड़ सकते, उसने फिर कहा, और हुआन फीफी, जिसे पहले से ही कमोबेश पता था कि क्या हो सकता है, परेशान नहीं हुई। इसके बजाय उसने अपने दांत कसकर भींच लिए और उसके हाथ थोड़े कांपने लगे। क्या आपको कारोबार बचाने के लिए मुझे बेच देने में कोई आपत्ति नहीं है? उसने दुख से थोड़ी टूटी हुई आवाज में पूछा। हुआन फी और हुआन तू ने उसे देखा और उसने जो कहा था उसका खंडन नहीं किया। आप जानते हैं कि यह व्यवसाय पीढ़ियों से हमारे परिवार में चला आ रहा है। हम अपने पूर्वजों को निराश नहीं कर सकते। दोनों ने आह भरते हुए जवाब दिया और हुआन फीफी ने शांत होने के लिए कई गहरी सांसें लीं।
तो क्या मुझे ऐसे व्यक्ति से शादी करनी पड़ेगी जिसने मेरी सबसे अच्छी दोस्त का बलात्कार और हत्या की, जिसे मैं बहन की तरह मानती थी? उसने ठंडे स्वर में पूछा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों ने हल्की सी आह भरी, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने सिर हिला दिया। शुरू में शायद ऐसा ही होता, लेकिन अब जब आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो आपका साथ दे सकता है, तो हम आप पर दबाव नहीं डालेंगे। लीजिए, हुआन तू ने कहा और उसे सफ़ेद रंग से छपा एक छोटा काला कार्ड थमा दिया। वहाँ 800 आध्यात्मिक स्वर्ण सिक्के हैं, उनका उपयोग करके बर्फीले साम्राज्य में जाओ। हुआन परिवार शक्तिशाली होते हुए भी केवल आसपास के शहरों में ही अपना प्रभाव रखता है। एक बार जब तुम बर्फीले साम्राज्य पहुंच जाओगे तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके अलावा यदि तुम उस युवा स्वामी की मदद से जाओगे तो मुझे यकीन है कि तुम वहां अपनी अलग पहचान बना पाओगे। हम हुआन परिवार का ध्यान थोड़ा भटकाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इन दिनों में जा सकें, उन्होंने कहा। इससे हुआन फीफी हैरान हो गई और उसने ऊपर देखकर उसे पहचान लिया। वे चाहते हैं कि मैं ब्लिज़ार्ड एम्पायर जाऊं। क्या उन्होंने मुझे रेड विंड इंपीरियल अकादमी में प्रवेश दिलाने के लिए लगभग पास नहीं दिलवा दिया था? मैं वहां जाने का मौका कैसे छोड़ सकती हूं? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती, उसने कहा। अंत में वह लगभग चिल्ला रही थी। इसके अलावा जिस बात ने उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाया वह ये थी कि जब उसे बांस के उन टुकड़ों को पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी थी, तब उसे 800 सोने के सिक्के दिए जा रहे थे। उसने उन्हें जो 200 बांस के टुकड़े दिए थे उनकी कीमत उन 800 सोने के सिक्कों से कहीं अधिक थी, और जिस घर को उन्होंने अभी बेचा था उसकी कीमत 10,000 सोने के सिक्कों से भी अधिक होनी चाहिए थी। उसका आधा हिस्सा उसके नाम होना था और बाकी आधा उसके भाई के नाम, लेकिन उसे सिर्फ 800 सोने के सिक्के ही दिए जा रहे थे। आखिर क्या चल रहा था? हुआन तू ने फिर से आह भरी। मुझे खेद है बेटी, लेकिन अगर तुम हुआन परिवार में शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें कहीं और जाना होगा। तुम्हारा भाई कल ही ग्रीन क्लाउड साम्राज्य के लिए रवाना हो चुका है और हम भी जल्द ही वहां से निकलेंगे। तुम्हें अपने साथ ले जाना तुम्हारे लिए परेशानी का सबब होगा क्योंकि तुम्हें व्यापार पसंद नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए ब्लिज़र्ड साम्राज्य जाना ही सबसे अच्छा रहेगा। 800 सोने के सिक्कों के साथ आप वहां शांति से रह सकते हैं और आप अपनी इच्छानुसार एक कृषक बन सकते हैं, उन्होंने कहा। इसमें वह उसे कोई खबर देने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह उसे एक आदेश दे रहा था। उनकी आवाज़ का लहजा दृढ़ और मजबूत था और इससे हुआन फीफी थोड़ी डर भी गई। वह उन्हें घूरती रही। आप कहते हैं कि मैं महज 800 आध्यात्मिक सोने के सिक्कों से साधक बन सकता हूँ? हालांकि ये दूसरों के लिए संभव हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। दिव्य सूर्य हॉल में वे मुझसे पहला आध्यात्मिक अस्थि प्राप्त करने में मदद के लिए 400 या 500 सोने के सिक्के लेते हैं। मैं 300 सोने के सिक्कों पर कैसे रह सकता हूँ? क्या इस घर की आधी कीमत मेरी नहीं होनी चाहिए थी? अब जब उन्होंने इसे बेच दिया है तो मुझे वह आधा हिस्सा क्यों नहीं दिख रहा है? इस बिंदु पर वह पहले से ही परेशान थी और उनसे इस तरह बात करने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन उसके माता पिता पीछे नहीं हटे। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया। बेटी, तुम जानती हो कि हम व्यापारी हैं। भविष्य में अपने परिवार को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। इसलिए हम तुम्हें इतना पैसा नहीं दे सकते। सारा पैसा तुम्हारे भाई ने ले लिया है और जल्द ही हम भी उसके पास जाएंगे। हम तुम्हें बस इतना ही पैसा दे सकते हैं, उन्होंने कहा, और हुआन फेफेई अपने माता पिता को ऐसे देखने लगी जैसे वह उन्हें जानती ही न हो। ये जानते हुए भी कि उसके माता पिता पैसे के प्रति लालची थे और उसे पैसे से ज़्यादा महत्व देते थे, उसने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। हताश होकर उसने बस बांस की ओर देखा। तो मुझे ये बांस के टुकड़े चाहिए। इन्हें पाने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली। जंगली जानवरों के कई झुंडों ने मेरा पीछा किया और मैं लगभग मर ही गई थी। अगर छोटे मालिक ने मुझे बचाया और मेरी मदद न की होती तो न मैं और न ही ये बांस यहाँ होते। मुझे लगता है इसीलिए ये पहले से ही मेरे हैं, कम से कम आधे तो, उसने कहा। लेकिन इस पर उसके पिता ने केवल एक हल्की सी हंसी छोड़ी। अगर हमने तुम्हें जानकारी न दी होती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने जीवन में प्राचीन आध्यात्मिक बांस देखने का मौका मिलता? तुम्हें तो इसके परिणामस्वरूप एक दिलचस्प युवा स्वामी से मिलने का भी मौका मिला और तुम मुझसे हमारा हिस्सा लेना चाहती हो। क्या तुम्हें अपनी माँ से सुंदर चेहरा विरासत में नहीं मिला है? क्यों न तुम इसका इस्तेमाल उस युवा स्वामी को रिझाने के लिए करो? मैं देख सकता हूं कि वह धनी, शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है। अगर तुम मुझसे संबंध रखोगे तो हमारा परिवार आगे बढ़ सकेगा। लेकिन तुम यहाँ अपनी साधना के नाम पर हर तरह की बकवास पर ध्यान दे रहे हो, जबकि तुम खुद ठीक से साधना भी नहीं कर सकते, हुआन तू ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। वह अपनी बेटी को अपने प्राचीन आध्यात्मिक बांस पर नजर डालने की इजाज़त नहीं देने वाला था। इस शहर में उन्हें बेचना उन्हें मुफ्त में देने के बराबर था, लेकिन ग्रीन क्लाउड साम्राज्य में कीमत बेजोड़ थी। इतनी सारी चीज़ें बेचकर वे बहुत अमीर हो जाते। भला वे अपनी नासमझ बेटी को ये सब कैसे दे सकते थे? वैसे भी ये तो तय हो चुका है।
हम जल्द ही निकलेंगे, 1 हफ्ते में घर खाली हो जाएगा और तब वे लोग तुम्हें भी ढूंढते हुए आ सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम देर होने से पहले यहाँ से निकल जाओ, उसके पिता ने ठंडे स्वर में कहा, और फिर पति पत्नी दोनों उठकर सारे बांस लेकर चले गए। ये सुनकर हुआंग फीफी स्तब्ध रह गई। वह इतनी स्तब्ध रह गई कि सदमे और दुख से जमीन पर गिर पड़ी। तांग यिन ने सबसे पहले कुछ कपड़ों की दुकानों, खाने पीने की दुकानों, जड़ी बूटी की दुकानों और कुछ लोहारों की दुकानों के पास से गुजरकर कीमतों की जांच की। उसे बाद में खरीदने वाली चीज़ों की कीमतों का अंदाजा लगाना जरूरी था ताकि वह अपने आध्यात्मिक बांस के लिए उचित कीमत जान सके। इसके अलावा उसने हुआंग फीफी द्वारा दिए गए कुछ पैसों से अपने लिए कुछ सामान्य कपड़े भी खरीद लिए ताकि वह इतने फटेहाल न दिखे। उसके बाद वह किमियागर संघ की ओर चल पड़ा। ये वह जगह थी जहां बांस को सर्वोत्तम कीमत पर बेचने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति आता था। कम से कम हुआंग फीफी ने उसे यही बताया था। शहर में अब तक देखी गई अन्य इमारतों की तुलना में रसायन शास्त्रियों के संघ की इमारत वास्तव में भव्य और सुंदर थी और इसमें लोगों का निरंतर आना जाना लगा रहता था। तांग यिन ने इन लोगों को नज़रअंदाज किया और सीधे एसोसिएशन के अंदर चले गए। अंदर बहुत सारे लोग थे। कुछ लोग इधर उधर देख रहे थे, कुछ खरीद रहे थे और कुछ बेच रहे थे। तांग यिन सीधे रिसेप्शन पर गए और एक कर्मचारी उनकी मदद के लिए आ गया। आपका यहाँ आना हमारे लिए खुशी की बात है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? खरीदना या बेचना चाहते हैं? रिसेप्शनिस्ट लड़की ने पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा। मैं यहाँ खरीदने और बेचने आई हूँ, तांग यिन ने जवाब दिया। ठीक है युवा मालिक, इधर आइए, उसने कहा और उसे लंबे स्वागत कक्ष में ले गई। उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उससे पूछा कि वह क्या बेचना चाहता है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप क्या बेचना चाहते हैं? उसने पूछा, और तांग यिन ने प्राचीन आध्यात्मिक बांस का एक छोटा टुकड़ा निकाला और उसे दिखाया। प्राचीन आध्यात्मिक बांस, एक टुकड़ा 1 मीटर लंबा, मेरे पास 100 से अधिक हैं, तांग यिन ने ईमानदारी से कहा। जब रिसेप्शनिस्ट ने ये देखा तो वह क्षण भर के लिए अचंभित रह गई। इसके अलावा बांस की हल्की आभा ने आसपास के कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। उस एक चीज के लिए 5 से ज्यादा सोने के सिक्के, लगता है इस आदमी का कोई रुतबा है, कई लोगों ने सोचा, लेकिन वे बस दूर से ही देखते रहे। रिसेप्शनिस्ट ने झट से और भी बड़ी मुस्कान बिखेरी। माफ कीजिए युवा स्वामी, मैं आपसे यह नहीं खरीद सकती, ये केवल नेता ही कर सकते हैं। कृपया मेरे साथ वीआईपी अनुभाग में आइए, उसने जल्दी से कहा और फिर तांग यिन को वीआईपी लाउंज में ले गई, जहां उन्हें चाय और कुछ नाश्ता परोसा गया। तांग यिन अंदर आए और वहीं बैठ गए, कई बातों पर विचार करने लगे। 1 मिनट बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर का अवलोकन करने लगे। अपने शरीर के भीतर देखना काफी मुश्किल था। उनके पास स्पिरिट बाउल नहीं था, इसलिए वे आध्यात्मिक ऊर्जा को धारण नहीं कर सकते थे। उनका अस्थि आध्यात्मिक शरीर नष्ट हो चुका था और उन्होंने रेन शियाओ से प्राप्त सभी आध्यात्मिक अस्थियां खो दी थीं। इसका मतलब यह था कि उसे एक बार फिर से बिल्कुल शुरुआत से खेती करनी होगी। ये बुरा नहीं था, क्योंकि इससे उसे शुरुआत से ही एक मजबूत नींव बनाने का मौका मिल जाता, लेकिन फिर भी उन 11 सर्वोच्च संप्रदायों की गतिविधियां चिंताजनक हैं। भले ही वे गठबंधन में हों, वे हमारे सर्वोच्च संप्रदाय का विरोध करने की हिम्मत क्यों करेंगे? तांग यिन ने अपने पुराने समय को याद करते हुए सोचा। कई दिनों तक विचार करने के बाद किसी कारणवश उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि 11 सर्वोच्च संप्रदायों के पीछे एक या एक से अधिक संप्रदाय हैं। वे 11 संप्रदाय अकेले उनके सर्वोच्च संप्रदाय का विरोध करने का साहस नहीं करेंगे। इससे संकेत मिलता था कि उसकी दुनिया काफी समय तक अराजकता में डूबी रह सकती है। वह ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपने संप्रदाय की मदद करने और अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए जल्दी से अपनी दुनिया में लौटना चाहता था। इसलिए उसे नए सिरे से शुरुआत करने की थोड़ी चिंता थी, लेकिन यही एकमात्र विकल्प था जो वह कर सकता था। इसके अलावा उन्हें ठीक होने में अभी कुछ समय लग सकता है। हे प्रशासक, आप मुझे कब बताएंगे कि आप मेरी रिकवरी में कैसे मदद कर सकते हैं? तांग यिन ने उस क्षण मन ही मन पूछा और उसे जल्द ही जवाब मिल गया। अधीर मत बनो, अधीरता तुम्हें गलतियां करने पर मजबूर कर देगी। और चिंता मत करो, ये पहला मिशन होगा जो मैं स्वयं तुम्हें सौंपूंगा। ये तुम्हारे एक सच्चे महाशक्तिशाली शासक बनने की शुरुआत होगी। मेरी मदद से तुम्हें अपनी सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी बस धैर्य रखो, प्रशासक ने मन ही मन उत्तर दिया। तांग यिन केवल आह भर सकी। प्रशासक ने हाल ही में उसे बताया था कि यह पहला सिस्टम मिशन वास्तव में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसे पूरा करना बेहतर है, क्योंकि ये द्वितीयक मिशन तभी शुरू होते हैं जब सिस्टम और नियति दोनों की इच्छा होती है। वास्तव में महत्वपूर्ण मिशन वे होते हैं जो स्वयं प्रशासक द्वारा जारी किए जाते हैं। इनसे वास्तविक शक्ति प्राप्त होती, और प्रशासक के अनुसार यही मुख्य मिशन थे। इसीलिए वह केवल आह भर सका। ठीक उसी क्षण उसे एक गंध का एहसास हुआ और उसने अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ीं। आंखें बंद होने पर भी वह समझ गया था कि 2 लोग आ चुके हैं।
रिसेप्शनिस्ट कुछ बोलने ही वाली थी कि तांग यिन ने अपनी जीभ चटका दी। छी, प्राचीन आध्यात्मिक बांस का उपयोग इस तरह नहीं किया जाता। बर्फीली जड़ी बूटी की उपस्थिति के बिना प्राचीन आध्यात्मिक बांस को अग्नि से संबंधित किसी चीज के साथ कौन मिलाएगा? तांग यिन ने उसी क्षण कहा। तभी अंदर आए दोनों लोग चौंक गए और तांग यिन ने अपनी आंखें खोलीं, फिर अंदर आए व्यक्ति की ओर देखा। उसने पहले रिसेप्शनिस्ट को सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर उसके पीछे खड़ी महिला को देखा। उसे देखते ही वह एक बार फिर अचंभित हो गया। अरे बाप रे, क्या ये दुनिया खूबसूरत महिलाओं से भरी पड़ी है, या ये सब क्या हो रहा है? तांग यिन ने उस खूबसूरत चेहरे और सुडौल, लंबी और आकर्षक काया वाली महिला को देखते हुए सोचा, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष लग रही थी। वह बिल्कुल वैसी ही महिला थी जैसी तांग यिन को सबसे ज्यादा पसंद आती थी। लेकिन सवाल ये था कि इस दुनिया में आने के कुछ ही दिनों के भीतर उसकी मुलाकात दो इतनी खूबसूरत महिलाओं से कैसे हो गई। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसका पुनर्जन्म ऐसी दुनिया में हुआ है जहां महिलाएं सर्वोच्च हैं और सभी अद्वितीय सुंदरता की धनी हैं। फिर भी रिसेप्शनिस्ट पर एक नज़र डालते ही उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा हुआन फीफी की मां सुंदर तो थी, लेकिन सुंदरता के मामले में हुआन फीफी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती थीं। इसका मतलब ये था कि इस दुनिया में सामान्य दिखने वाली महिलाएं भी हैं और हर कोई खूबसूरत नहीं होता। लेकिन हे भगवान, वह सचमुच बहुत खूबसूरत है और उसकी परिपक्वता का अंदाज, वह तो मेरी पीढ़ी की रसायनशास्त्री रानी से मिलती जुलती है। तांग यिन ने सोचा। उसे अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध एक व्यक्ति की याद आ रही थी। तांग यिन की पिछली टिप्पणी पर यह महिला सबसे ज्यादा हैरान दिखी, जिसके चलते उसने तुरंत रिसेप्शनिस्ट को वहां से हटा दिया और उन दोनों को कमरे में अकेला छोड़ दिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, युवा स्वामी। मेरा नाम शी मेयू है, उसने एक सुंदर मुस्कान के साथ कहा। उसकी मधुर आवाज ने तांग यिन को और भी आश्चर्यचकित कर दिया। धिक्कार है इस व्यवस्था पर, अगर तू मुझे उसे जीतने का कोई मिशन नहीं देगा तो मैं वैसे भी कर लूंगा। मेरे निशान की परवाह नहीं, ये औरत मेरी ही होगी। तांग यिन ने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया। हालांकि बाहरी तौर पर उसने सिर्फ मुस्कुराया, ये जानते हुए कि वह उसके चेहरे के भाव नहीं देख सकती, और जवाब में सिर हिलाया। मुझे भी खुशी हुई, मिस शी। मेरा नाम तांग यिन है, उन्होंने जवाब दिया। ठीक उसी समय सिस्टम से एक संदेश दिखाई दिया। डिंग, हरम की संभावित सदस्य का पता चला है। एक मिशन जारी किया गया है। दिए गए समय के भीतर जी मेयू को अपने हरम का सदस्य बनाएं। समय 5 वर्ष। पुरस्कार 1 आध्यात्मिक आह्वान टोकन 10 यादृच्छिक कीमियाई व्यंजन विधियां सभी स्वर्ग स्तर से ऊपर। इस दुनिया का व्यापक कीमियाई ज्ञान 5 बाहरी आध्यात्मिक हथियार और 600,000 आध्यात्मिक स्वर्ण सिक्के। अतिरिक्त पुरस्कार अल्केमिकल फायर व्हील का एक 1 स्पिन। असफल होने पर दंड, तुम मूर्ख कहलाओगे जो किसी सुंदर स्त्री को अपने हरम में शामिल नहीं कर सके। तुम्हें इसके अनुरूप उपाधि मिलेगी। तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। होस्ट को शुभकामनाएं। तांग यिन जिस सिस्टम मिशन का इंतजार कर रही थी, वह आखिरकार आ गया था। यह एक अचानक शुरू किया गया मिशन था और कुछ हद तक बेतुका लग रहा था, लेकिन इससे उसे उम्मीद जगी कि शायद इस महिला का कोई साथी न हो। खैर, उसे विश्वास नहीं था कि सिस्टम इतना निर्लज होगा कि उसे किसी और का साथी चुराने के लिए मजबूर कर दे, इसलिए उसने उम्मीद की कि यह मिशन इसी बात की पुष्टि करने के लिए था। इसके अलावा वह पुरस्कार देखना चाहता था और उन्हें देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित भी हुआ। पिछली मिशन की तुलना में उनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई थी और इसने एक दिलचस्प पुरस्कार की पेशकश की, इस दुनिया का व्यापक कीमियाई ज्ञान। हालांकि तांग यिन रसायन शास्त्र और कई अन्य क्षेत्रों में विलक्षण प्रतिभा का धनी था, फिर भी वह ये जानना चाहता था कि प्रणाली में उल्लिखित ज्ञान क्या है। क्या ये कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी उसे कमी थी, या क्या इससे उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो वह पहले से जानता था? वह ये जानने के लिए थोड़ा उत्सुक था, लेकिन 5 साल की समय सीमा, समय और पुरस्कार का आधार क्या है? तांग यिन ने सोचा, लेकिन जल्दी ही अपना ध्यान शी मेयू की ओर वापस मोड़ लिया, क्योंकि वह इसका जवाब नहीं जानता था और नहीं चाहता था कि वही बात दोबारा हो जो हुआन फीफी से मिलने पर हुई थी। उसी क्षण जी मेयू की स्टेट विंडो दिखाई दी, जिसमें उसके बारे में अधिक विस्तृत जानकारी दी गई थी। जी मेयू के आंकड़े। नाम जी मेयू। आयु 35 वर्ष। स्त्रीलिंग। ऊंचाई 1.73। साधना क्षेत्र आध्यात्मिक राजा क्षेत्र का द्वितीय स्तर। वास्तविक शक्ति आध्यात्मिक राजा क्षेत्र का प्रथम स्तर। आध्यात्मिक हथियार अग्नि सम्राट भालू। संबद्धता कीमियागर्शी परिवार कीमिया संघ। पद परिवार के मुखिया की सबसे छोटी बेटी, तृतीय सितारा आध्यात्मिक श्रेणी की रसायनज्ञ। सौंदर्य 9.5 अंक। कौशल हड्डियों का आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हड्डियों की मात्रा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। क्या वह अग्नि सम्राट की उत्तराधिकारी है? उसके आंकड़े देखकर वह सदमे में मन ही मन सोचने लगा। तांग यिन इन रोचक आंकड़ों को देखकर चकित रह गई।
फायर बी एम्परर अग्नि प्रकार के हथियारों में एक बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक हथियार है। हालांकि इसकी तुलना फायर फीनिक्स जैसे सर्वोच्च हथियार से नहीं की जा सकती, लेकिन कीमियागरी के लिहाज से यह शीर्ष 5 में से एक है। इसका मुख्य कारण यह है कि सम्राट भालू अत्यंत बहुमुखी होते हैं। उनमें बहुत कुछ सीखने की क्षमता होती है और उनका आध्यात्मिक हथियार जब अग्नि से जुड़ा हो और पृथ्वी श्रेणी या उससे उच्च श्रेणी की रासायनिक अग्नि के साथ प्रयोग किया जाए तो रसायनज्ञ को एक ही समय में कई गोलियां बनाने में अत्यधिक सक्षम बना सकता है। निस्संदेह यह एक अच्छा आध्यात्मिक हथियार है। उसके बाद उसने बाकी के आंकड़ों पर नजर डाली और साधना के स्तर को देखकर चकित रह गया। वह खतरनाक है ना? आत्मा राजा लोक, अगर ये लड़की मुझे एक भी वार करे तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। उसने सोचा और खुद को उस पर किसी भी तरह का कदम न उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित किया। उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना ही बेहतर है। अब उसकी शक्ति शून्य है और वह उससे बहुत दूर है। चाहे वह पूरी तैयारी कर ले फिर भी वह उसे मार नहीं पाएगा, चाहे वह सो रही हो। इस समय वह बहुत कमजोर है। धत्तेरे की, मुझे शुरुआत में ये सब कहने की ज़रूरत नहीं थी। उसने सोचा। जैसे ही उसे याद आया कि उसने शुरुआत में क्या कहा था, वह एक पल के लिए घबरा गया। लेकिन जो कहा गया सो कहा गया और वह उसे बदल नहीं सकता था। इसके अलावा जहां तक वह देख सकता था वह दोस्ताना व्यवहार करती हुई प्रतीत हो रही थी। अच्छा हुआ कि उसे मेरी कही बातों पर संदेह है, उसने सोचा। एक 3 स्टार हेवन ग्रेड अल्केमिस्ट, वाह। उस हिस्से को पढ़ने और उसमें लिखी सुंदरता 9.5 को पढ़ने के बाद वह मुस्कुराया। वह सोचने लगा कि सिस्टम द्वारा बनाए गए इस सौंदर्य स्को में उसकी पत्नियां कितने अंक प्राप्त कर सकती हैं। वे तो उसके सामने खड़ी इस खूबसूरत महिला से भी कहीं अधिक सुंदर थीं। जिया मेयू ने तांगिन को कुछ उलझन भरी नज़रों से देखा क्योंकि वह बिना कुछ कहे उसे लगातार देख रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपना गला साफ किया। उसे लगा कि बोलने का हक उसी को है। युवा स्वामी तांगिन, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे पता चला था कि आप प्राचीन आध्यात्मिक बांस बेचते हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन उससे पहले क्या आप एक रसायन शास्त्री हैं? उसने पूछा और उसकी सुंदर आवाज़ ने तांगिन को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। फिर उसने उसकी आंखों में देखा और उससे अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने ये शब्द कुछ देर पहले कहे थे क्योंकि उसे उस पर गोलियों की गंध आ रही थी। वह अग्नि आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को प्राचीन आध्यात्मिक बांस के साथ मिलाने की कोशिश कर रही थी। इससे उसकी रसायन विद्या की प्रवृत्ति जागृत हो गई और उसने बिना सोचे समझे ये शब्द बोल दिए, लेकिन ये उसके लिए अच्छा ही हुआ। तांगिन ने बस अपने कंधे उचका दिए। मुझे लगता है कि मिस शी को पहले ही पता चल गया है कि मुझ में साधना की कोई क्षमता नहीं है, तांगिन ने कहा और खूबसूरत मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं देख सकती हूँ कि आपको दुख हुआ है, युवा स्वामी तांग, उसने कहा और तांगिन ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे शत्रुओं ने मुझे अपंग कर दिया ताकि मैं रसायन विद्या के माध्यम से इस महाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित न कर सकूं, तांगिन ने शांत भाव से उत्तर दिया और ऐसा बोला मानो उसकी बात सच हो। ये सुनकर जी मेयू आश्चर्यचकित रह गई और हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि तांगिन को उसे कुछ और अच्छे अंक देने पड़े। हे, यंग मास्टर तांग तो वाकई बड़े मजाकिया हैं। एसोसिएशन के किसी और सदस्य के सामने ऐसा कहने से वो मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें ऐसा करने की सलाह नहीं देती, उसने कहा और तांगिन ने सिर हिलाया। वह भी यह बात जानता था। अच्छा, लगता है अगर मैं ये बात मिस शी के सामने कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे मुझे खुशी है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो उनकी साधना शक्ति पहले से ही इस शहर में शीर्ष पर है, तो यही सबसे अच्छा है, तांगिन ने जवाब दिया और शी मेयू थोड़ी हैरान हुई और हंसना बंद करके उसे घूरने लगी। ऐसा लगता है कि युवा स्वामी की पूर्व साधना वास्तव में बहुत उच्च स्तर की थी, उसने आश्चर्य से कहा। वह तो सिर्फ 20 साल का है, फिर भी मेरी साधना को कैसे समझ सकता है? उसने तांगिन की क्षमता पर आश्चर्य जताते हुए सोचा, लेकिन तांगिन ने सिर्फ अपने कंधे उचका दिए। क्या आप मुझसे अभी अभी कही गई मेरी बात के बारे में नहीं पूछना चाहती थी, मिस शी? उसने शांत भाव से कहा और बातचीत का विषय बदल दिया। तब उसे समझ आया कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए उसने इस पर जोर नहीं दिया। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं और जब तक तांगिन के रहस्य उसे या उसके कीमियागर संघ को नुकसान नहीं पहुंचाते तब तक सब ठीक था, इसलिए उसने सिर हिलाया। युवा स्वामी, आपकी बात महाद्वीप की कीमियाई मान्यताओं के कुछ हद तक विपरीत प्रतीत होती है। प्राचीन आत्मा बांस हरे पौधे की श्रेणी में होने के कारण अग्नि आत्मा जड़ी बूटियों के साथ अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है, लेकिन जब विचाराधीन आत्मा जड़ी बूटी 3 अग्नि फूल और उसे ज्वालाशील पाला फूल के डंठल के साथ मिलाया जाए तो दोनों मिलकर प्राचीन आत्मा बांस को दबा सकते हैं और निम्न श्रेणी की आत्मा गोली बनाई जा सकती है। मैंने देखा है कि यह गोली कैसे बनाई जाती है, उसने कहा। तांगिन ने एक बार फिर कंधे उचकाए और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी जिसे वह देख नहीं सकती थी। आप जो कह रही हैं वह ठीक है, मिस शी। 2 रंगों वाली ज्वाला की गोली का स्रोत यही है।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गोली के बनने की संभावना इतनी कम क्यों है? और आपको क्या लगता है कि आप इसे क्यों नहीं बना पाईं? तांग यिन ने पहले उस संयोजन से बनी गोली के बारे में बताया और फिर 2 सवाल पूछे, जो जाहिर तौर पर शी मेयू ने खुद से पहले भी पूछे थे। अन्य गोलियों में से इस गोली के सफल होने की संभावना सबसे कम क्यों है? और वह इसे बनाने में सफल क्यों नहीं हो पाए है? ये वे सवाल हैं जो वह हर रात खुद से पूछती है, जब वह इन्हें बनाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन उसे अभी भी यह बात समझ नहीं आ रही है। तांग यिन जानती थी कि अगर वह समझ पाती, तो वह उस असफल नुस्खे को बनाने की कोशिश करना बंद कर देती। दरअसल, उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इस महाद्वीप में रसायन शास्त्र का ज्ञान इतना कम था। ये सरल है, क्योंकि यह एक असफल नुस्खा है। आपको लग सकता है कि आपके पास अग्नि को नियंत्रित करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। आपको लग सकता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी अपनी अग्नि पर आपका नियंत्रण खराब है या आपकी साधना का स्तर कम है। आपको अपने भीतर कई कमियां मिल सकती हैं और आप उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। इससे निश्चित रूप से आपका विकास होगा और एक समय ऐसा आएगा जब आप इन सामग्रियों का उपयोग करके बलपूर्वक गोली बना सकेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप इनमें से किसी भी चीज़ में असफल नहीं हैं। आपका अग्नि नियंत्रण अच्छा होना चाहिए, आपकी साधना पर्याप्त से अधिक है। समस्या यह है कि आपकी विधि गलत है। तांग यिन ने दृढ़ता से कहा, लेकिन फिर उसने दोबारा एक बांस निकाला और कुछ मरहम भी निकाला जो उसने पहले बनाया था। क्या आप जानते हैं कि जब आप कुछ अग्नि कणों को अन्य छोटी जड़ी बूटियों के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है? बिना साधना के भी देखिए क्या होता है जब आप इसे प्राचीन आध्यात्मिक बांस के संपर्क में लाते हैं। तांग यिन ने कहा और कुछ मरहम लेकर मेज की पतली सतह पर फैलाया और फिर बांस को चारों ओर घुमाया। ये, बेशक, कुछ प्रयास के बाद चटक गया और ऐसे फट गया मानो इसे किसी पतली, तेज तलवार से काटा जा रहा हो। ये देखकर शी मेयू आश्चर्यचकित रह गई। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन तांग यिन ने उसे आश्चर्यचकित होने का समय नहीं दिया और जल्दी से कुछ बातें समझाना शुरू कर दिया। अग्नि, जड़ी बूटियां, अग्नि पाउडर या अन्य प्रकार की अग्नि जो प्राकृतिक अग्नि नहीं है, प्राचीन आध्यात्मिक बांस का प्रतिकार करने वाली मुख्य सामग्री हैं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि प्राचीन आध्यात्मिक बांस इसे दबा सकता है, बल्कि इसलिए है कि प्राचीन आध्यात्मिक बांस इससे डरता है। जीवित अवस्था में बांस का स्वभाव अग्नि से नहीं डरता, बल्कि वह अग्नि जड़ी बूटियों या इसी तरह की अन्य चीज़ों से डरता है। इसीलिए यह इसे इतनी आसानी से काट सकता है। स्वाभाविक रूप से प्राचीन आध्यात्मिक बांस के पास अग्नि जड़ी बूटियों के खिलाफ कोई बचाव नहीं है। तांग यिन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह इससे बहुत हैरान थी, हद से ज़्यादा हैरान। उसने ऐसी चीज़ के बारे में पहली बार सुना और देखा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों था? तांग यिन ने उसके मन में उठ रहे सवाल को भांप लिया, इसलिए इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, उसने जवाब दे दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है? यह आसान है। आध्यात्मिक बांस, चाहे वह कितने ही वर्षों तक निष्क्रिय प्राणी के रूप में साधना करे, हमेशा बच्चा ही रहेगा। और आध्यात्मिक बच्चे स्वभाव से आग से डरते हैं। यही कारण है, ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक बांस का यही स्वभाव है। तांग यिन ने बांस की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। जिस प्राणी ने उसे यह बात बताई, ये स्वयं एक आत्मा बांस की आत्मा थी, एकमात्र आत्मा बांस की आत्मा जिसे उसने अपने जीवन में कभी देखा था। यह उसकी पीढ़ी की कीमियाई रानी से संबंधित थी। जिया मेयू ये देखकर और भी ज्यादा हैरान होती जा रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। हालांकि उसने सब कुछ सही सुना था, लेकिन इसका गर्भनिरोधक गोली के न बनने से क्या लेना देना था? उसने सोचा, और वह अपने विचार को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी। ये सवाल सुनकर तांग यिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। बस इतना ही कहना चाहता था, हे भगवान, इतने सारे सुराग होने के बावजूद भी तुम नहीं समझे। क्या तुम मूर्ख हो या क्या? लेकिन उसने तुरंत अपनी इस इच्छा को रोक लिया। अगर उसने ऐसा किया होता तो शायद उसकी मौत हो गई होती। चीज़ों को सही तरीके से करना बेहतर है। जब आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आप क्या करते हैं? तांग यिन ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय पूछा। जी मियू ने एक पल के लिए सोचा। भाग जाओ, उसने जवाब दिया, लेकिन उसके जवाब में एक सवाल छिपा था क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि तांग यिन उस सवाल से क्या पूछना चाह रही है। और तांग यिन ने उसके अच्छे उत्तर पर सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, जब आप बांस को भट्टी में डालते हैं तो भले ही यह बांस अब जीवित न हो, फिर भी यह सहज रूप से आग से दूर भागता है, और अगर उसके बाद आप उस पर कई ज्वलनशील जड़ी बूटियां फेंकते हैं तो यह और भी डर जाता है। आपको क्या लगता है कि इस गोली को बनाते समय बांस ही सबसे अधिक खरीदने योग्य सामग्री क्यों है? ये ठीक इसी वजह से है कि यह सबसे आसानी से जलने वाला पौधा है, और यह आसपास बहुत सारी आग होने के बावजूद आसानी से नहीं जलता, बल्कि इसलिए जलता है क्योंकि इसे डर लगता है। अगर आप बांस को अलग से जलाकर देखें तो आप पाएंगे कि इसे जलाना उन जड़ी बूटियों से भी ज़्यादा मुश्किल है जिन्हें आप इस पर डालते हैं। तांग यिन ने शांत भाव से अपने ज्ञान के भीतर की एक बुनियादी बात समझाते हुए कहा।
अच्छा, मैं आपको बता दूं कि उस गोली को बनाने के लिए आपको उसमें बर्फ के गुण वाली निष्क्रिय प्रकार की कोई भी आध्यात्मिक जड़ी बूटी डालनी होगी, क्योंकि यह बांस को जमा देगी और फिर आप उसे ऐसे जला सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तांग यिन ने अंततः इस कथित गोली बनाने की विधि के पीछे के रहस्य का खुलासा किया। यह एक ऐसी गोली है जिसे वह हमेशा से बेकार समझता आया है, इसीलिए वह इसे कोई दवा बनाने की विधि नहीं मानता। उसके पास एक बेहतर विकल्प है जिसे वह बिना ज़्यादा मेहनत के और केवल 2 सामग्रियों से बना सकता है। लेकिन शी मेयू के लिए यह एक नई और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उसने पहले कभी उन बातों के बारे में नहीं सोचा था जो तांग यिन कह रही थीं। वह हमेशा यही सोचती थी कि तांग यिन उसे सोचने से मना कर रही हैं, और इस तरह वह सच्चाई से और दूर होती जा रही है। वैसे तो ये बात पक्की नहीं है, लेकिन यही वजह थी कि वह अपनी सीट से उठी। युवक, मैं वही करने जा रही हूँ जो आपने अभी मुझे बताया है, क्या आप मेरा इंतज़ार कर सकते हैं? मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, उसने जल्दी से कहा। तांग यिन ने 2 घंटे की बात सुनकर अपनी बाहें ऊपर उठाईं और उसकी ओर देखा। इतनी साधारण गोली बनाने में आपको 2 घंटे लगते हैं? तांग यिन ने आश्चर्य से पूछा। हे भगवान, क्या तुम्हारी रसायन विद्या की प्रतिभा कम है, या फिर इस दुनिया को रसायन विद्या का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है? अरे, ये तो आध्यात्मिक औषधियों में सबसे सरल गोली है। लेकिन उसे मिले जवाब से वह हैरान रह गई। यह आसान है युवा स्वामी, मैं अपनी उम्र के लोगों में सबसे तेज दवाइयाँ बनाने वालों में से एक हूँ, क्या यह आपका थोड़ा असभ्य व्यवहार नहीं है? उसने पूछा, जिससे उसे गुस्सा आया क्योंकि इससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी, और तांग यिन आश्चर्यचकित रह गई। हे भगवान, क्या यह महाद्वीप रसायन विज्ञान के स्तर पर इतना पिछड़ा हुआ है? उसने आश्चर्य से सोचा और खड़ा हो गया। छोड़ो इसे, क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ? यहाँ 2 घंटे सोचने और चाय पीने में बिताना बहुत लंबा समय है। तांग यिन ने कहा। उसे कोई आपत्ति नहीं थी जब तक तांग यिन उसे छोड़कर न जाए और उसे अपना प्राचीन आध्यात्मिक बांस खरीदने दे। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने नुस्खे के बारे में जो कहा था वह झूठ था। बांस महंगे होते हैं और इस शहर में उन्हें खरीदना सस्ता था, इसलिए वह यहाँ आई थी। हालांकि उसे ज़्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन कम से कम उसने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए। उसके बाद वह उसे अपने रसायन शास्त्र कक्ष में ले गई जो सबसे ऊपरी मंजिल पर था। युवा स्वामी, कृपया यहीं प्रतीक्षा करें, मैं रसायन विद्या का कार्य करूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपने कढ़ाई के पास चली गई। तांग यिन बस एक तरफ से उसे देखती रही। उसने एक एक सामग्री उठाई और इस बार इस नई रेसिपी को आजमाने के लिए निष्क्रिय प्रकार की एक बर्फीली जड़ी बूटी उठाई। इस जड़ी बूटी की कीमत बहुत कम है और इसका उपयोग लगभग नहीं होता है, लेकिन तांग यिन ने उसे बताया कि वह वाली शायद काम आ जाए, इसलिए वह उसी का उपयोग करेगी। उसके बाद उसने जड़ी बूटियों को ओवन में रखना शुरू कर दिया। जैसा कि तांग यिन ने कहा था, उसने पहले बांस और पाला जमाने वाली जड़ी बूटी डाली, फिर आग जलाई और उन्हें एक साथ रख दिया ताकि पाला जमाने वाली जड़ी बूटी बांस को जमा दे। जब उसने देखा कि वह जम गया है, तो उसने उसमें बाकी जड़ी बूटियां डाल दी और असली प्रक्रिया शुरू कर दी। इस प्रकार 2 घंटे बीत गए और ये लगभग तैयार हो गया था। यह देखकर कि लगभग समय बीत चुका है और वह सफल होने वाली है, तांग यिन ने कमरे में चारों ओर देखा। वह इस गोली को बनाने की इतनी भयानक प्रक्रिया को देखकर ऊब गया था, इसलिए वह उठा, एक कागज़ और कलम ली, कुछ बातें लिखी और फिर 2 जड़ी बूटियां लाकर एक ट्रे पर रख दीं। ठीक उसी समय उसने उसे आग बुझाते हुए सुना और तांग यिन ने मुड़कर देखा तो सुंदर और परिपक्व शी मेयू अपने हाथ में रखी 4 गोलियों को घूर रही थी। ये देखकर कि केवल 4 गोलियां ही थीं, तांग यिन ने आह भरी। उसे अभी भी तरीका समझ नहीं आया है। वैसे भी आग पर उसका नियंत्रण अद्भुत है, लेकिन एक ही समय में 4 गोलियां बनाना उसके लिए पहले से ही एक अद्भुत बात थी। उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, इसलिए वह इस समय लगभग रो रही थी। उसकी खूबसूरत गालों पर आंसू बहने लगे। मैंने सच में कर दिखाया, और पहली बार में ही मैंने 4 बना लिए, उसने बड़ी मुस्कान और खुशी के साथ कहा। फिर तांग यिन पास आईं। देखो, असफल रेसिपी को सही तरीके से बनाने का यही तरीका है, तांग यिन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि हाँ, उनकी नज़र में वह चीज़ एक नाकाम नुस्खा थी। वह बेकार थी, उससे बनने वाली गोलियों की संख्या कम हो जाती थी और कीमत बहुत बढ़ जाती थी। इसके अलावा उसे बनाना भी बहुत मुश्किल था। यह एक असफल नुस्खा है। जिया मेयू ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। हा, छोटे मालिक, मैंने सच में कर दिखाया, उसने खुशी से कहा और उसकी खुशी देखकर तांग यिन खुद को उसे बधाई देने से रोक नहीं पाए। बधाई हो, लगता है तुमने पहली बार इतनी बढ़िया गोली बनाई है, कमाल है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और वह अपनी नई बनी गोलियों को देखते हुए खुशी से मुस्कुरा रही थी। वे अभी भी गर्म थे, लेकिन तांग यिन एक असफल नुस्खे से इतनी छोटी सी चीज़ बनाने के लिए एक भावुक दृश्य देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ट्रे को उसकी नज़र के सामने रख दिया। मिस शी, उस नुस्खे के निर्देशों का पालन करें और उन 2 सामग्रियों का उपयोग करें।
तब आपको समझ में आएगा कि मैं उस नुस्खे को असफल क्यों कहती हूँ। तांग यिन ने कहा। ये सुनकर शी मेयू अपनी खुशी के बादल से बाहर निकली और उसने नुस्खा देखा। बस इतना ही। उसने पूछा, उसी गोली को बनाने की विधि, बस उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करें और आप देखेंगे, तांग यिन ने कहा और फिर वहीं बैठ गया जहां वह पहले बैठा था। ये सुनकर जी मेयू स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। वह जल्द ही उसे उस नुस्खे को सही तरीके से बनाना सिखाने के लिए धन्यवाद देगी। अब वह खुद को स्पिरिट ग्रेड में प्रवेश कर चुकी एक रसायनज्ञ मान सकती थी, जिसकी उसे कुछ साल पहले बहुत इच्छा थी। फिर उसने तांग यिन द्वारा बताई गई विधि का पालन करना शुरू कर दिया। जल्द ही वह इस रेसिपी में पूरी तरह से मग्न हो गई और तांग यिन अपनी आकृति में मग्न थी। उसका व्यक्तित्व अविस्मरणीय था और उसका शरीर एकदम सुडौल था। उसकी छाती हुआंग फीफी की छाती से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन अतिरंजित नहीं थी। वह एकदम सही आकार की थी। इसके अलावा आग को नियंत्रित करने का उसका तरीका काफ़ी अनोखा था। तांग यिन जानता था कि हर रसायन शास्त्री का अग्नि को नियंत्रित करने का तरीका अलग होता है और केवल साथ में सीखने वालों में ही समानता हो सकती है। इसलिए शी मेयू के अग्नि को नियंत्रित करने के तरीके से वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ, लेकिन अग्नि को नियंत्रित करते समय उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली आभा को देखकर वह चकित रह गया। यह एक खूबसूरत तरीका था। शायद अगर मैंने उस महिला और मेरी पीढ़ी की रसायन शास्त्र की रानी को आग को नियंत्रित करते हुए न देखा होता, तो मैं इस लड़की के शरीर से निकलने वाले आकर्षण पर मोहित हो जाती। तांग यिन ने मुस्कुराते हुए सोचा। अपने बीते दिनों को याद करने से हमेशा अच्छी यादें ताज़ा हो जाती थीं, लेकिन उस महिला को याद करके उसे थोड़ी सिहरन महसूस हुई और फिर उसने सोचना बंद कर दिया, क्योंकि 30 मिनट बीत चुके थे और शी मेयू ने अपना काम खत्म कर दिया था। दरअसल वह 1 मिनट तक अपने हाथ में गोलियां लिए उन्हें घूरती हुई एक तरह से स्तब्ध थी। तब तांग यिन खड़ी हुई और उसने देखा कि वे 6 लोग थे। अच्छा, अब ठीक है, उसने सोचा और आगे बढ़ गया। अब समझ में आया मैंने क्यों कहा था कि दूसरी रेसिपी बेकार है। 30 मिनट में तुमने 6 बना ली और क्वालिटी भी एक जैसी है। इसके अलावा वो काफ़ी सस्ती भी है, तांग यिन ने कहा। उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था मानो ये सब स्वाभाविक हो। वास्तव में उनके मन और उनकी दुनिया में ये स्वाभाविक ही था। लेकिन शी मेयू सचमुच चकित रह गई। उस नुस्खे के बारे में उसका रसायन विज्ञान का ज्ञान कुछ ही घंटों में सचमुच बदल गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उन 2 साधारण जड़ी बूटियों का उपयोग करके वह इस तरह की गोलियां बना सकती है। ये स्पिरिट ग्रेड की गोलियां हैं, जानते हो ना? ये महंगी गोलियां हैं। तांग यिन ने अभी अभी उसे जो नुस्खा दिया है, यह एक ऐसी रेसिपी है जिसे बेचकर काफ़ी अच्छी कीमत मिल सकती है। इसकी प्रभावशीलता अविश्वसनीय रूप से अधिक होने के कारण उन्हें लगा कि वे एक बार में 10 गोलियां बना सकती हैं, और यह वाकई अद्भुत है। ये प्रभावशीलता का उच्चतम स्तर है। फिर उसने तांग यिन की ओर देखा। आप मुझे ये बहुमूल्य नुस्खा क्यों दे रहे हैं? आप चाहें तो इसे बहुत अच्छे दामों पर बेच सकते हैं, उसने कहा, और तांग यिन ने बस अपने कंधे उचका दिए। खैर, मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगता कि कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति गलत तरीके से काम करने की वजह से अटक जाए। वैसे भी हो सकता है भविष्य में मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़े, इसलिए बेहतर है कि मैं ज़रूरत पड़ने से पहले ही आपकी मदद कर दूं, उसने जवाब दिया। फिर वह थोड़ा हंस पड़ी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अब मैं तुम्हारा आध्यात्मिक बांस नहीं खरीदूंगी? शायद अब जब मेरे पास यह है तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। आखिरकार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसने कहा, और तांग यिन ने बस अपना सिर हिलाया। हालांकि मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि आप बुद्धिमान हैं और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मेरी क्षमता के बारे में जानने के बाद मुझे बाहर नहीं निकालेगा, सिवाय इसके कि वे और लाभ नहीं चाहते हों। तांग यिन ने एक और कलम और कागज़ उठाते हुए कहा और उस पर एक और नुस्खा लिखने लगा। साथ ही, मैं देख सकती हूँ कि तुम रसायन शास्त्र की दुनिया में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना चाहती हो, लेकिन लगता है कि तुम आगे नहीं बढ़ पा रही हो। इसलिए क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? बदले में, जब भी मैं तुमसे मदद मांगूं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें ये नुस्खा और 2 अन्य नुस्खे दूंगी, जिनकी मदद से तुम बहुत जल्द ही श्रेष्ठ स्तर तक पहुंच जाओगी। तांग यिन ने यह कहकर उसे यह प्रस्ताव दिया। उसने जो कहा उसे सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गई। क्या आप उसे कुछ ही समय में उच्च कोटि की रसायनज्ञ बना सकते हैं? वह कई वर्षों से कीमियागरी में है और वह अभी स्पिरिट ग्रेड में कदम रखने में कामयाब हुई है, जो नोबल ग्रेड से एक ग्रेड नीचे है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह उसे ऐसी उपलब्धि हासिल करने में मदद करेगा जो उसके पिता भी नहीं कर सके? उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह जो कह रहा था वह सच था या झूठ। वह बस मुस्कुराते हुए तांग यिन के पास गई और उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया। उन्होंने उसे जल्द ही एक प्रसिद्ध कीमियागर बनने का रास्ता पहले ही दिखा दिया था। वह कृतघ्न कैसे हो सकती थी? आप पहले ही मेरी मदद कर चुके हैं, इसलिए अब और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर भविष्य में आपको मुझसे मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते वह मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध न हो, उसने अपने खूबसूरत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा।
इस मुस्कान में खुशी झलक रही थी। इसके बाद तांग यिन ने सिर हिलाया और उसके द्वारा बताई गई बाकी 2 रेसिपी लिख ली और उसने उनमें से एक रेसिपी उसे दे दी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या आप मेरे बांस खरीदेंगी? उसने नुस्खा पढ़ने के बाद पूछा और उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आपने इसकी योजना पहले से बना रखी थी। ये रेसिपी वाकई अद्भुत और आकर्षक है, लेकिन इसका मुख्य घटक प्राचीन आध्यात्मिक बांस है। मैं इसे अभी कैसे नहीं खरीद सकती? उसने कहा और फिर मुड़ गई। मेरे पीछे आओ, उसने चलते हुए कहा और तांग यिन उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही देर में वे इस शाखा के प्रबंधक के कार्यालय में पहुंच गए। शी मियू ऐसे अंदर चली गई जैसे वह उसका घर हो और अंदर मौजूद प्रबंधक ने उसे झुककर प्रणाम किया। मिस शी, उन्होंने झुकते हुए कहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ, मैं छोटे मालिक से अकेले में बात करना चाहती हूँ, उसने कहा और प्रबंधक ने सिर हिलाया और तांग यिन की ओर देखा। लेकिन उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अगर इस महान महिला ने इस व्यक्ति के साथ इतना सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया तो वह सम्मान के योग्य ही होगा, इसलिए वह सीधे कमरे से बाहर निकल गया। उसने तांग यिन को बिठाया और उसके बाद लाल रंग के नोटों वाले कई काले कार्डों की तलाश की। युवक, मैं इस शहर में सस्ते दामों पर बांस और जड़ी बूटियां खरीदने आई हूँ, इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपसे बांस सस्ते दामों पर नहीं खरीद सकती। इसलिए आपके पास चाहे जिस भी गुणवत्ता का बांस हो, मैं आपको प्रत्येक 1 मीटर के टुकड़े के लिए 50 आध्यात्मिक सोने के सिक्के दूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तांग यिन को इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई। हुआंग फीफी ने उसे जो बताया उसके अनुसार इस शहर में प्राचीन आध्यात्मिक बांस की कीमत प्रति मीटर लगभग 5 से 20 आध्यात्मिक सोने के सिक्के हो सकती है। लेकिन यह व्यक्ति हुआंग फीफी द्वारा अनुमानित उच्च कीमत से लगभग 2 गुनी कीमत देना चाहता था। तांग यिन बेशक इसे ठुकराने वाली नहीं थी। उन्हें इतनी बड़ी रकम दी जा रही थी, वे मना कैसे कर सकते थे? इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। आप कितने खरीदने को तैयार हैं? तांग यिन ने पूछा। आपके पास 3 फुट के कितने टुकड़े हैं, युवा मालिक? मैं उतने ही खरीद सकती हूँ जितने आपके पास हैं, उसने उत्तर दिया। तब तांग यिन मुस्कुराई। मेरे पास 1000 हैं, क्या आप इन्हें खरीद सकती हैं? उसने फिर पूछा और वह आश्चर्यचकित रह गई। उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। फिर उसने सिर हिलाकर और थोड़ी असहज मुस्कान के साथ इस बात से इनकार किया। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये 50,000 आध्यात्मिक सोने के सिक्के हैं। मुझे अभी और यात्राएं करनी हैं और दूसरी सामग्री खरीदनी है। मैं इतनी बड़ी रकम किसी ऐसी चीज़ पर नहीं दे सकती जिसका शायद मैं लंबे समय तक इस्तेमाल न करूं। 300 के आसपास कैसा रहेगा? उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। तब तांग यिन ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी और 300 बांस के टुकड़े निकाले। फिर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ये देखकर कि तांग यिन उसे यह कहने के लिए शर्मिंदा करने की योजना नहीं बना रहा था कि वह उतने ही सिक्के खरीद सकती है जितने उसके पास हैं, और उसे 15,000 आध्यात्मिक सोने के सिक्के दे दिए। युवक, क्योंकि हम मेरे घर से बहुत दूर हैं, इसलिए मैं आपकी कृपा के लिए कोई उपहार नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि निकट भविष्य में मैं आपको एक अच्छा उपहार दूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और तांग यिन ने केवल सिर हिलाया। कोई बात नहीं मिस शी, अगर मैं आपकी यह विनती पूरी कर सकूं तो ठीक है। यह मेरे लिए काफ़ी अच्छा उपहार होगा, तांग यिन ने जवाब दिया। जिया मेयू ने सिर हिलाया, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक टोकन निकाला। युवक स्वामी, क्योंकि यह महाद्वीप इतना विशाल है कि मुझे नहीं पता कि जब आपको मेरी मदद की आवश्यकता होगी तब आप कहाँ होंगे, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। यह मेरे रसायन शास्त्रियों के संघ का प्रतीक चिन्ह है। यदि आप इसे किसी भी शाखा में दिखाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं। इसके अलावा इसके कई उपयोग हैं जो आपको अवश्य पसंद आएंगे। इसे अपने पास रखने मात्र से ही आप जहां भी जाएंगे आपका सम्मानपूर्वक स्वागत किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह आपके काम आएगा, उसने कहा और उसे टोकन दे दिया। तांग यिन ने आश्चर्य से उसे स्वीकार कर लिया। इस टोकन पर कुछ विशेष मैट्रिक्स प्रतीत होते थे। तांग यिन ने उन्हें तुरंत देख लिया लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल शी मेयू को धन्यवाद कहा। उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस शी। जाने से पहले क्या आप मुझे ये जड़ी बूटियां इतनी मात्रा में ला सकती हैं? तांग यिन ने पूछा और उसे एक कागज़ का टुकड़ा दिखाया। जिया मेयू ने लेख पढ़ा और सिर हिलाया। वे जड़ी बूटियां महंगी थीं, लेकिन उनके पास वे सभी होनी चाहिए थीं। क्या ये जहर के लिए हैं? उसने सोचा। हालांकि वहाँ कई जड़ी बूटियां थीं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये किस लिए चाहिए। पर उसने कई जहरीली जड़ी बूटियां देखीं, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने तुरंत उन चीज़ों को उतनी ही मात्रा में मंगवा लिया। यह मेरी ओर से उपहार है युवा स्वामी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसे जड़ी बूटियों से भरे हुए सभी डिब्बे सौंप दिए जो उसने मंगवाए थे। तांग यिन ये देखकर हैरान रह गई और उसने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने मानो कुछ हुआ ही न हो अपनी खूबसूरत मुस्कान बरकरार रखी। तब तांग यिन ने सिर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद मिस शी, आशा है आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, तांग यिन ने कहा और फिर वहां से चले गए।
उन्हें बहुत सारे काम करने थे। जिया मेयू कमरे में अकेली खड़ी थी और उसने तांगीन को एसोसिएशन के दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा। वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। ये युवा मालिक तो वाकई कमाल के हैं, लेकिन इनके दुश्मन किस तरह के हैं कि ये अपाहिज हो गए और इस तरह कंगाल हो गए। उसने संशय से सोचा और अलग अलग संभावनाओं पर विचार करने की कोशिश की। इसके अलावा उसका तांग उपनाम और उसका इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व, मुझे लगता है कि केवल वही परिवार इतना प्रभावशाली हो सकता है और उनका उपनाम भी एक ही है। क्या वह उस परिवार का सदस्य हो सकता है? उसने सोचा और इस संभावना पर भौहें चढ़ा लीं, लेकिन जल्दी से सोचने के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, ये संभव नहीं है। अगर वे लोग इतनी आसानी से घायल हो सकते हैं तो वे अकेले ही उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। उसका दिमाग बार बार यही सोचता रहा, कई संभावनाओं के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। वह किसी ऐसे तांग परिवार के बारे में नहीं जानती थी जो रसायन शास्त्र में इतना उत्कृष्ट हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसी परिवार से हो? लेकिन क्या उनके परिवार में कोई गुप्त रसायन विद्या के उस्ताद हैं? पिताजी ने एक बार मुझसे कहा था कि कुछ गुप्त उस्ताद ऐसे भी हो सकते हैं जो दिखाए गए लोगों से भी कहीं अधिक अद्भुत हों, जैसे उस जगह की वह महिला। उसका दिमाग जवाब खोजने की कोशिश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन अंत में उसने बस आह भरी। ठीक उसी समय अचानक कहीं से एक व्यक्ति उसके बगल में प्रकट हुआ, जिससे उसका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। ये बहुत अजीब बात है कि बड़े बुजुर्ग ने अभी खुद को प्रकट करने का फैसला किया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह जानती थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बूढ़ा आदमी उसे घूरता रहा। वह व्यक्ति खतरनाक है, उसने शी मेयू की अपेक्षाओं के विपरीत उत्तर दिया। उसने उसे संदेह भरी नज़रों से देखा। मुझे लगा था कि आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने उसे टोकन क्यों दिया, लेकिन आपका क्या मतलब है कि वह खतरनाक है? उसने संदेह से पूछा और बूढ़े आदमी ने बस अपने कंधे उचका दिए। उस टोकन को किसी अनजान व्यक्ति को देना खतरनाक है, लेकिन ये देखते हुए कि उसने आपको वे रेसिपी दी और इतना प्रभावशाली ज्ञान दिया, मुझे यह इतना अजीब नहीं लगता। मुझे लगता है कि ऊपर बैठा कोई भी व्यक्ति अगर आपकी जगह होता तो यही फैसला लेता, मिस। उसने जवाब दिया, लेकिन उसने उसके कुछ कहने का इंतजार नहीं किया और फिर बोला, लेकिन मुझे लगता है कि वह पहले की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक है जितना आप सोचती होंगी, खासकर अपंग होने से पहले। उसने कहा और वह पूरी तरह से मुड़कर उसे घूरने लगी। अगर बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं तो उनके पास कोई आधार जरूर होगा, आपको ऐसा क्यों लगता है? उसने पूछा और फिर बड़े बुजुर्ग ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक चीज़, कागज़ का एक टुकड़ा दिखाया और उसे शी मेयू को दे दिया। जिया मेयू ने इसे पढ़ा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि यह एक ऐसी रासायनिक विधि थी जिसमें विभिन्न परिणामों के लिए कई संवर्धन और विकल्प दिए गए थे। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसका मन सदमे से भरता गया। अरे यार, क्या ये करना संभव है? उसने सोचा और फिर बड़े बुजुर्ग की ओर घबराकर देखा। आपको ये नुस्खा कहाँ से मिला? अगर आपकी बात सही है तो ये सदी की सबसे बड़ी खोज हो सकती है, उसने आश्चर्य से कहा और उस आदमी ने सिर हिलाया। उस युवक ने मुझे ये दिया था, उसने उत्तर दिया। जिया मेयू को संदेह से भौहें चढ़ाते हुए देखकर उसने फिर से नुस्खा देखा और कुछ ही क्षण बाद उसे अचानक ये बात समझ में आ गई और उसने अपना चेहरा तेजी से ऊपर उठाकर उसकी ओर देखा। उन्हें पता था कि आप यहाँ हैं, उसने आश्चर्य से चिल्लाते हुए पूछा और बुजुर्ग ने सिर हिलाया। जब मिस पहली बार रसायन विद्या का अभ्यास कर रही थीं तो उन्होंने कुछ कागज़ लिए और कुछ बातें लिख डालीं, फिर जब आप उनकी नज़र से ओझल हो गए तो वे वापस उस काम में लग गए। उस समय वे मेरे पास से गुजरे और मुझे पता चले बिना ही, जब मैं अदृश्य थी, उन्होंने यह मेरे हाथों में रख दिया, उन्होंने दृढ़ता से कहा और जी मेयू एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। उसके मन में बहुत सी बातें थीं जिनके बारे में वह सोचना चाहती थी, लेकिन अब सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसने बड़े व्यक्ति की ओर देखा। इसके बावजूद, चूंकि वह अब अपंग है, इसका मतलब है कि उसे दोस्तों या ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद कर सकें। बेहतर होगा कि मैं अभी से उसके साथ संबंध बना लूँ, इसलिए मैं कोशिश कर सकती हूँ। आपका क्या विचार है, बड़े साहब? उसने अपनी बात समाप्त करते हुए पूछा और बड़े साहब ने उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। मैं भी आपको यही बताने वाला था, महोदया। अच्छा है कि आप खुद समझ सकती हैं, उसने कहा और फिर थोड़ा बगल में दीवार की ओर देखा और तुरंत हट गया। निर्देशक आ रहे हैं, मैं फिर से छिप जाता हूँ। याद रखना मैंने तुमसे क्या कहा था, महोदया। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, उस आदमी ने कहा और फिर गायब हो गया। इसके बाद जी मेयू ने केवल हवा में सिर हिलाया और फिर दरवाजे की ओर देखने लगी। निर्देशक महोदय, एक पल के लिए इधर आइए, उसने जोर से कहा और फिर निर्देशक झट से अंदर आ गए। मिस शी, क्या आपको मेरी ज़रूरत है? उसने पूछा। क्या आप कीमियाई अग्नि के बारे में पुष्टि कर पाए? उसने पूछा और निर्देशक ने सिर हिलाया। जी हाँ, मिस शी, आज से 1 महीने बाद कीमियाई अग्नि फिर से प्रकट होगी, लेकिन यह एक सामान्य अग्नि है जिसके पृथ्वी श्रेणी में परिवर्तित होने की संभावना बहुत कम है। क्या इतनी छोटी सी बात के लिए इस छोटे से शहर में रहना उचित है?
निर्देशक अच्छी तरह से जानते थे कि शी मेयू इस शहर में क्यों आई थी। वह यहाँ केवल उस कीमियाई अग्नि को प्राप्त करने की कोशिश करने आई थी, लेकिन अगर वह सामान्य श्रेणी की होती तो वह उसे प्राप्त करने की जहमत भी नहीं उठाती। उसे केवल सांसारिक अग्नियों या उससे भी उच्च श्रेणी की अग्नियों में ही रुचि थी। उसने हल्की सी आह भरी। कुछ नहीं किया जा सकता। हालांकि मैंने आज अपनी रसायन विद्या में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, फिर भी मुझे उस रसायन अग्नि की आवश्यकता है। यदि आपको पृथ्वी स्तर पर जाने का अवसर मिले तो मैं उसे प्राप्त करने के लिए वहां उपस्थित रहूंगी, उसने उत्तर दिया, और निदेशक ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन मैं आपसे सावधान रहने का अनुरोध करता हूं, महोदया। आसपास कई युवा मालिक हैं जो इसकी तलाश में हैं। हालांकि वे महोदया जितने शक्तिशाली नहीं हैं, फिर भी यह संभव है कि उनके पीछे कोई और भी हो, उन्होंने कहा, और जी मेयू ने सिर हिलाया। वैसे भी मुझे पता है, यहाँ के युवा स्वामी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक किसी बड़े साम्राज्य या किसी अन्य क्षेत्र से कोई परेशान करने वाला व्यक्ति यहाँ ना आ जाए, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ कोई भी योग्य नहीं है। मेरी चिंता मत करो, मैं साधना करने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए शाखा कार्यालय संभाल लूंगी, उसने कहा, और वहां से चली गई। उसे इस अगली यात्रा के लिए अच्छी तरह से तैयारी करने और तांगयिन के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ समय बाद हुआंग हवेली में हुआंग लियूजी अपने पिता और परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य के साथ इकट्ठा हुए थे। हुआंग लियूजी ही हुआंग फीफी से शादी करने वाले हैं, इसलिए आज वह खुश दिख रहे थे और अपने दोस्तों और चचेरे भाइयों के साथ कुछ समय बिताने के बाद आ रहे थे। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता उतने खुश नहीं दिख रहे थे जितनी उसे उम्मीद थी। कुछ तो जरूर हुआ होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। पिताजी, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? आपके बेटे की जल्द ही शादी होने वाली है, आप दुखी कैसे हो सकते हैं? उसने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्योंकि आज सुबह तो उसके पिता हंसमुख थे। उसके पिता ने उसे देखकर मुस्कुराया। मेरे बेटे, मैं तुम्हारी खुशी का ख्याल रखता हूं, लेकिन इस बार हमारे सामने सचमुच एक समस्या है। मुझे ऊपर से एक संदेश मिला है और ऐसा लगता है कि मुख्य युवा मालिक तुम्हारे भाई के साथ यहाँ आ रहे हैं। लगता है कि वे कीमियाई अग्नि की तलाश में हैं। लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारा बड़ा चचेरा भाई कैसा है। अगर वह किसी सुंदर और पवित्र स्त्री को देख ले तो वह तुरंत उसे अपने साथ बिस्तर पर ले जाना चाहेगा। मुझे डर है, हो सकता है वह उस छोटी बच्ची के बारे में कुछ सोच रहा हो, उसने कुछ अफसोस के साथ कहा। अपने बेटे के लिए वह पारिवारिक आदेशों के खिलाफ जा सकता था, लेकिन इस बार पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह व्यक्ति यहाँ आ रहा था और कुछ ही दिनों में यहाँ पहुँच जाएगा। साथ ही वह अपने दूसरे बेटे को भी साथ ला रहा था। तब हुआंग लियूजी को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब जब वह इस बारे में सोचता है तो उसके पिता सही हैं। लेकिन वह मूर्ख नहीं था और तेजी से सोचता था, इसलिए उसने तुरंत एक योजना बना ली। यह एक मूर्खतापूर्ण योजना थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। पिताजी, मेरे पास एक योजना है, उसने कहा, और उसके पिता ने यह समझने के लिए ऊपर देखा कि उसका क्या मतलब है। अरे, क्या तुमने इतनी जल्दी कोई योजना बना ली? उसके पिता ने पूछा, और उसने सिर हिलाया। लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें कुछ बताता, उसने उस दूसरे बूढ़े आदमी को बाहर बुलाया जो इस जगह पर फूलदान की तरह था। उसके बाद वह अपने पिता के पास गया। पिताजी, कैसा रहेगा अगर? फिर उसने अपने पिता को अपनी योजना के बारे में बताना शुरू किया और उसके पिता इस पर विचार करने लगे। क्या आपको यकीन है कि आप इसे सही तरीके से कर रहे हैं? अगर कोई गलती हुई तो वह गंभीर हो सकती है। मुझे यकीन है, यह मेरे पास है, उसने कहा और उसे कुछ दिखाया जिससे उसके पिता और भी ज्यादा सोचने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अनुमति दे दी। ठीक है, तो मैं इसे तुम्हारे हाथों में छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हें कुछ भेज बदले हुए लोग भेज दूंगा ताकि तुम रात में, जब कोई उम्मीद न कर रहा हो, तब ये काम कर सको और कोई हंगामा न हो। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और फिर हुआंग लियूजी ने कई बार सिर हिलाया। उसके बाद वह वहां से चला गया। ऐसा लग रहा था कि उसे भी कुछ तैयारियां करनी हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तांगयिन के रसायन शास्त्रियों के संग से निकलने के बाद सिस्टम से कुछ बातों पर चर्चा करते हुए वह शहर में घूम घूम कर कई जोड़ी कपड़े, चेहरे के लिए पट्टियां, निम्न श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियां, बर्तन आदि खरीद रहा था। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे मास्क भी खरीदे जो उन्हें पहनने के लिए काफ़ी पसंद आए। कई मास्क सफ़ेद, काले, लाल, नीले आदि रंगों में थे। उसे सबसे ज़्यादा काला और सफ़ेद वाला पसंद आया। वैसे नीला वाला भी पसंद आया क्योंकि वह उसके बालों से मेल खाता था। इसलिए फिलहाल वह अपने चेहरे पर काला मास्क लगाकर घूम रहा था। उन्हें लगा कि यह उन पर अच्छा लग रहा है। उसके बाद वह एक लोहार की दुकान पर गया। अंदर जाने से पहले ही उसे कई लोगों के काम करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वह जल्दी से अंदर गया और कई चीज़ें खरीद लीं। लोहार के हथौड़े, चाकू और बहुत सारे नज़दीकी मारक क्षमता वाले हथियार। इसके अलावा उसे कीलें और अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता होगी।
उसने लोहार की दुकान पर काफ़ी पैसा खर्च किया था, इसलिए उसकी सेवा करने वाला व्यक्ति उसके प्रति बहुत सम्मानजनक था। कुछ ही देर में तांग यिन ने अपनी खरीदारी पूरी कर ली और वहां मौजूद व्यक्ति से एक छोटा सा सवाल पूछने के बाद लोहार की दुकान से निकल गया। बाहर निकलते समय उसने देखा कि अंधेरा हो चुका था। अरे यार, क्या मेरा पूरा दिन सामान खरीदने में ही बीत गया। उसने आश्चर्य से मन ही मन सोचा, मुझे सीधे निकलकर पास के आध्यात्मिक वन में जाना चाहिए, लेकिन मुझे मिस हुआन को बताना चाहिए। तांग यिन ने सोचा और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पहले मिस हुआन के घर जाकर उन्हें यह बताने का फैसला किया कि वह आज रात यहाँ नहीं रहेगा। तो उसने चलना शुरू किया और उसे वहां पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी, अपना मुखौटा उतार दिया, लेकिन अपने चेहरे पर पट्टियां लगी रहने दी ताकि जो भी बाहर आए वह उसे पहचान सके, लेकिन कुछ देर तक किसी ने जवाब नहीं दिया। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन जब वह दोबारा दस्तक देने ही वाला था कि दरवाज़ा खुल गया और हुआन फीफी का खूबसूरत चेहरा सामने आया, लेकिन वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था, जिससे तांग यिन हैरान रह गया और उसने विस्मय से उसकी ओर देखा। आखिर हुआ क्या? मैं तो बस कुछ घंटों के लिए ही खोया था और वो अभी से ऐसी दिख रही है। उसने हैरानी से सोचा, मिस हुआंग, क्या कुछ हुआ है? तांग यिन ने उसे देखते ही पूछा और फिर उसने उसकी ओर देखा, जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराए। युवक, कृपया अंदर आइए, कोई गंभीर बात नहीं है, चिंता न करें, उसने कहा और तांग यिन को अंदर जाने की अनुमति दी। इसके बाद तांग यिन ने घर में प्रवेश किया और पाया कि घर काफ़ी सुनसान था, लेकिन उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और बस बैठ गया। युवा स्वामी, क्या आप अपनी मनचाही चीज़ खरीद पाए और अपने परिचित से मिल पाए? उसने पूछा और तांग यिन ने सिर हिलाकर उसकी बात का जवाब दिया। हाँ, सब ठीक रहा। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तांग यिन ने उसके सवाल का जवाब देने के बाद पूछा, लेकिन इस सवाल के साथ ही हुआंग फीफी का मूड फिर से खराब हो गया और तांग यिन ने इसे नोटिस किया। उनके साथ कुछ हुआ है, क्या इसका उस बात से कुछ लेना देना हो सकता है जो उस आदमी ने सुबह कही थी? तांग यिन ने सोचा, उसे पता लगाना ही होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ? मैं देख सकता हूं कि कोई बात आपके मन को परेशान कर रही है और ऐसा लगता है कि इसका संबंध आपके माता पिता से है। ये सवाल सुनकर हुआंग फीफी तांग यिन के बगल में बैठ गई और अपने होंठ काटते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ये बात कहे या नहीं, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने यह बात कहने का फैसला किया। मेरे माता पिता, वे मुझे छोड़कर चले गए, उसने आत्मनिंदा भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह अपने माता पिता के लिए कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वे हमेशा उससे ऊपर लाभ और पैसे को प्राथमिकता देते थे। उनके लिए उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण पैसा कमाना था, और जिस तरह से उन्होंने उसे बड़ी मुसीबत में डाल दिया, उसके बाद वे यूं ही चले गए। इससे पता चलता है कि उन्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वे हमेशा उसके बड़े भाई को पसंद करते थे क्योंकि वह व्यापार में प्रतिभाशाली था, और वे उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह खेती करना पसंद करती थी, एक मजबूत इंसान बनने और अपनी सबसे अच्छी दोस्त का बदला लेने और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए प्रयासरत थी। इसी वजह से उसे हमेशा उपेक्षित महसूस होता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि स्थिति इतनी गंभीर होगी। घर पहुंचते ही उसने तांग यिन को सारी घटना विस्तार से बताने शुरू कर दी। उसके माता पिता ने उसे जो कुछ भी बताया था और कैसे वे जाकर उससे आध्यात्मिक बांस ले गए थे और उसके लिए केवल 800 आध्यात्मिक सोने के सिक्के छोड़ गए थे। ये सुनकर तांग यिन को गहरा सदमा लगा। हे भगवान, क्या इस दुनिया में इससे भी ज़्यादा घटिया होना संभव है? उसने इन गैरजिम्मेदार माता पिता के बारे में सोचते हुए मन ही मन सोचा। उन्होंने न सिर्फ अपनी बेटी को एक खतरनाक जगह पर भेजा, जबकि वे जानते थे कि वह जंगली जानवरों से अपना बचाव नहीं कर सकती, बल्कि सिर्फ अपने पैसों के लिए, क्योंकि बेटी को तो पैसों से कोई मतलब ही नहीं था। इसके बजाय जब उनकी बेटी सुरक्षित लौट कर आती है और उनकी मनचाही चीज़ें लाती है, तो वे उससे कहते हैं कि उन्होंने उसे लगभग बेच दिया है और उसके खरीदार कभी भी आ सकते हैं। वे केवल यही सलाह देते हैं कि यदि वह इससे बचना चाहती है तो उसे निकटतम साम्राज्य के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए, जो यहाँ से काफ़ी दूर है, और वे उसे केवल मात्र 800 आध्यात्मिक सोने के सिक्के देते हैं। क्या वे सचमुच उसके माता पिता हैं? तांग यिन को संदेह होने लगा कि क्या वे उसके माता पिता हैं। अगर सिस्टम ने स्पष्टीकरण न दिया होता तो उसे यकीन हो जाता कि वे उसके माता पिता बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वह इस खूबसूरत लड़की की दयनीय हालत देखकर केवल आह ही भर सका। गिनती खत्म करते ही वह दोबारा रोने लगी। योजक चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उन्होंने बिग ब्रदर को सुरक्षित रूप से दूसरे साम्राज्य में भेज दिया और चुपके से चले गए, मुझे यहीं छोड़ दिया। मुझे भी मेरे सपने हैं, मैं मजबूत बनना चाहती हूँ, अपने दोस्त का बदला लेना चाहती हूँ। क्यों वे मुझे भी अपने साथ नहीं ले जाते? उसने रोते हुए और चेहरे पर बहते आंसुओं के बीच कहा। तांग यिन ने मन ही मन आह भरी और फिर उसे थोड़ा सा गले लगा लिया। रोना अच्छा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एक रास्ते से हटकर दूसरा रास्ता अपनाना भी अच्छा है।
एक महान साधक ने मुझसे एक बार कहा था कि चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, एक दिन आपको किसी न किसी परिस्थिति में पीछे हटना ही पड़ेगा और इससे आपको ये सीख मिलेगी कि जीत हमेशा जरूरी नहीं होती। लेकिन अगर तुम ये सीख लो और हार न मानो, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का कोई और रास्ता खोजो, तो तुम किसी भी बाधा को पार कर पाओगी और अपने सपनों के रास्ते के दूसरी तरफ पहुंच जाओगी। तांग यिन ने उसे दिलासा देते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि वह उसकी बात समझ पाएगी या नहीं, क्योंकि जब उसने पहली बार अपने पिता से यह बात सुनी थी, तब भी वह इसे समझ नहीं पाया था। एक ऐसा क्षण आना ही था जब उसे समझने के लिए पीछे हटना पड़ता। कभी कभी हम बस उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जिसे हम सही मानते हैं, लेकिन उससे हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उस रास्ते पर चलना गलत है, बल्कि यह तथ्य कि हम उस रास्ते पर रुक सकते हैं और बाधाओं के बावजूद चलते रह सकते हैं, ये दर्शाता है कि हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक पल रुककर खुद को समझने और परखने की कोशिश करें, तो शायद हमें अपने सपनों को बेहतर तरीके से हासिल करने का एक बेहतर रास्ता मिल जाए। ये बात न भूलें कि हर रास्ते में बाधाएं तो आती ही हैं। साधना के क्षेत्र में जीने का मूल विचार उस मार्ग पर चलना है जो आपको सही लगे और जो आपको मनचाही शक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त हो, भले ही दुनिया के लिए वह मार्ग सबसे कठिन ही क्यों ना हो। तांग परिवार के लोगों के बीच मौजूद इसी आम समझ के कारण वे सर्वोच्च तांग संप्रदाय की स्थापना करने में सक्षम हुए हैं। उस क्षेत्र का सबसे बड़ा संप्रदाय, उस स्थान के शासक और राजा। इस शिक्षा के परिणामस्वरूप उस शक्ति का जन्म हुआ जो सब कुछ नियंत्रित करने और बिना पलक झपकाए अकेले ही 11 से अधिक सर्वोच्च संप्रदायों का सामना करने में सक्षम थी। हुआंग फीफी ने इस बारे में सोचा और कुछ देर तक खूब रोई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। तांग यिन ने उसे इतनी बचकानी अदा से सोते हुए देखकर मुस्कुराया, इसलिए उसने उसके लिए कुछ चीजें लिखकर छोड़ दी और फिर घर से चला गया। इस समय उसे कुछ काम करने थे और जाहिर तौर पर उसे जल्दी से आगे बढ़ना था। इस शहर में रहना अब एक व्यवहार्य विकल्प नहीं रह गया था। इसलिए वह जल्दी से घर छोड़कर फिर शहर छोड़कर पास के ही आत्मा वन की ओर दौड़ने लगा। हालांकि उसे वहां नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वह एक साधक भी नहीं है और यह बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह उन चीज़ों को करने के लिए एकदम सही जगह है जिनकी उसे ज़रूरत है, इसलिए यह उसका एकमात्र विकल्प है। इसके अलावा उसे सचमुच डर नहीं था। उसे बताया गया था कि इस आध्यात्मिक वन में केवल 1 से 2000 वर्ष की आयु के आध्यात्मिक जीव ही रहते हैं। वह भी उन जीवों को मार तो नहीं सकता था, लेकिन उनसे भाग सकता था और अपनी रक्षा कर सकता था, इसलिए उसे डर नहीं था। हालांकि समस्या यह है कि यह स्थान दिव्य सूर्य के हॉल नामक उस शक्ति द्वारा संरक्षित है, जिसके पास इस क्षेत्र में शक्तिशाली साधक हैं जो बिना अनुमति के किसी को भी प्रवेश करने से रोकते हैं। लेकिन तांग यिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने शिकार कौशल का उपयोग करके आसानी से वहां से निकल गया। हर अच्छे शिकारी में छिपने की क्षमता होनी चाहिए, इसलिए वह बिना किसी का ध्यान खींचे आगे बढ़ सका। जल्द ही वह जंगल में दौड़ने लगा और उन जगहों से बचता रहा जहां कोई शक्तिशाली आत्मा प्रेत हो सकता था। कुछ देर दौड़ने के बाद पास के एक पहाड़ में एक गुफा में पहुंचकर, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर जगह थी, तांग यिन ने शहर से अपने साथ लाई हुई कई सामग्रियां निकालीं। उसने उनमें से कई को जमीन पर एक पंक्ति के रूप में रखा और वास्तव में वह एक पंक्ति ही थी। आध्यात्मिक आकर्षण प्राकृतिक सरणी, उसने सोचा, और जब उसने इस बारे में सोच लिया और आखिरी कील जमीन में गाड़ दी, तो पेड़ उसकी दिशा में थोड़ा हिलने लगे। तांग यिन मुस्कुराए, ये काम कर गया, चलो इसे इसी स्तर पर बनाए रखते हैं, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगा। तांग यिन ने सोचा, अन्य सामग्रियां निकाली और अपने हथौड़ों से अलग अलग चीजें बनाना शुरू कर दिया। आग का होना सबसे अच्छा होता, लेकिन इससे उसकी रक्षा के लिए आवश्यक हथियार बनाने के लिए पर्याप्त था। वैसे तो वे सभी हमले के हथियार थे। तब से 2 दिन बीत चुके थे। तांग यिन ने ये दिन आध्यात्मिक वन में अपने निर्धारित हथियारों का अभ्यास करने में बिताए, शाम से सुबह तक और सुबह से शाम तक। उन्होंने दोनों दिन केवल यही किया, थोड़ा आराम किया और फिर से शुरू कर दिया। साधना न होने के कारण उसे उम्मीद से कहीं अधिक समय लग गया, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी संख्या में हथियार बना लिए जो साधना के बिना इस समय में उसके काम आएंगे। काम पूरा होने के बाद उसने थोड़ी देर आराम किया। चूंकि उस समय रात हो चुकी थी, इसलिए उसने यहीं सोने की योजना बनाई थी। लेकिन वह हुआंग फीफी को लेकर थोड़ा चिंतित था। जब वह इस हालत में थी, तब उसने उसे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दिया था। उसे नहीं पता था कि वह ठीक हो पाएगी या नहीं। ऐसा सोचने के बाद उसने थोड़ी आह भरी और शहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी लाल रंग में कई सिस्टम संदेश दिखाई दिए, जिससे वह स्पष्ट रूप से डर गया। आपातकालीन, 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 आपातकालीन। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? उसने हैरानी से पूछा जब उसने अपने सामने कई आपातकालीन संदेश उभरते हुए देखे, और तभी बड़े लाल रंग में एक मिशन दिखाई दिया जिसने उसे एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। हुआंग फीफी खतरे में, आपातकालीन मिशन जारी किया गया है। मिशन का प्रकार, बचाव। मुख्य मिशन। मिशन का कारण, होस्ट का लक्ष्य, हुआंग फीफी जानलेवा खतरे में है।
मिशन का उद्देश्य हुआंग फीफी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, उसे कुछ भी न होने देना। पुरस्कार, पुनर्स्थापनात्मक कीमियाई नुस्खा, हड्डियों के शरीर की पुनर्स्थापना के लिए उपयोगी। 1 बाह्य साधना संवर्धन टोकन, स्तर 1 बाह्य। अतिरिक्त पुरस्कार, 1 अल्केमिकल फायर रूलेट रोल। 3 बाहरी आध्यात्मिक हथियार रूलेट रोल। सिस्टम के एक नए अनुभाग बाहरी का अनलॉक होना। विफलता का दंड, 10 साधना स्तरों की हानि। यदि मेज़बान के पास कोई साधना स्तर नहीं है तो साधना शुरू करने के क्षण तक उसका साधना स्तर -10 हो जाएगा। शेष समय 15 मिनट। ये देखकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और भागने लगा। धिक्कार है, प्रशासक, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तांग यिन ने आध्यात्मिक वन में इधर उधर भागते हुए पूछा। मिशन अचानक होने चाहिए, नहीं तो उनमें रोमांच नहीं रहता, सिस्टम ने जवाब दिया। तांग यिन को उसकी आवाज़ में हल्की हंसी सुनाई दी, लेकिन इस समय उसे और किसी बात की परवाह नहीं थी। यह मिशन निष्पक्ष था, इससे उसे वह नुस्खा मिल जाता जिसकी उसे जरूरत थी। वह इसमें असफल कैसे हो सकता था? लेकिन उसके पास सिर्फ 15 मिनट हैं। ये कहाँ है? उसने फिर पूछा। अगर इस चीज़ को पता है कि हुआंग फेफेई खतरे में है, तो इसे पता होना चाहिए कि वह कहाँ है। जैसे ही उसने पूछा, उसके सामने एक छोटा सा नक्शा प्रकट हुआ और उसने देखा कि यह शहर के बाहरी इलाके में था, लेकिन उससे थोड़ी दूर था। धत्तेरे की, अगर मैं सामान्य रास्ते से जाऊं तो वहां पहुंचने में 30 मिनट से ज़्यादा लग जाएंगे, उसने सोचा। जब उसने उस छोटे से नक्शे को देखा जिसकी उसे सिस्टम में होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके पास इस पर आश्चर्य करने का समय नहीं था, तब तांग यिन रुक गया और नक्शे को देखने लगा। फिर उसे थोड़ा बहुत याद आया कि वह कहाँ से आया था। अगर मैं इसी तरह चलता रहा तो मैं मिशन हार जाऊंगा, उसने सोचा और फिर दूसरी तरफ देखने लगा। अगर मैं इस रास्ते से जाऊं तो मुझे निश्चित रूप से 1000 साल से अधिक पुराने आत्मा राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। वे थोड़े खतरनाक हैं, लेकिन तांग यिन ने और सोचना भी छोड़ दिया और तुरंत उस जगह की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, एक शॉर्टकट लेते हुए। एक कुशल शिकारी और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कभी एक ऐसे आध्यात्मिक वन में रहता था जहां कम से कम 1000 साल पुराने और असंख्य जीव रहते थे, वह एक तुच्छ, निम्न स्तर के जंगल से कैसे भयभीत हो सकता था? वह तुरंत अपने शरीर की सभी क्षमताओं का उपयोग करते हुए जंगल में दौड़ने लगा। हालांकि उसने जो दवाएं खरीदी थीं वे ज़्यादा असरदार नहीं थीं, इसलिए उसके शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं, लेकिन वह सिर्फ इसी वजह से रुकने वाला नहीं था। वह इधर उधर कूदता रहा, कई पेड़ों और आत्मा राक्षसों को पार करता रहा, लेकिन उसने उनमें से किसी पर भी हमला नहीं किया क्योंकि वह लड़ना नहीं चाहता था। वह पूरे जंगल में लगातार पूरी रफ्तार से दौड़ता रहा। अगर कोई सामान्य इंसान को इस तरह दौड़ते हुए देखता तो उसे यकीन ही नहीं होता। उनकी नज़र में केवल एक साधक ही ऐसी चकमा देने की क्षमता रख सकता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह एक सामान्य इंसान था जो घायल भी था, क्योंकि उसे अपने आसपास की परिस्थितियों की परवाह किए बिना भागना पड़ा। इसलिए तांग यिन के कपड़े जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गए और उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। धिक्कार है, जो घाव भर रहे थे वे फिर से खुलने लगे हैं, उसने भौहें चढ़ाते हुए सोचा, लेकिन जरा भी धीमा हुए बिना। इसके विपरीत वह पेड़ों से बचते हुए और छोटे बड़े आकार के प्रेत राक्षसों के ऊपर से कूदते हुए अपनी गति बढ़ा रहा था। जल्द ही तांग यिन आध्यात्मिक वन की सीमाओं के बीच पहुंच गई। यहाँ से कुछ ही दूरी पर हुआंग फीफी होनी चाहिए। अगर मुझे उसे बचाने के लिए कहा गया तो शायद कुछ साधक या कोई आत्मा राक्षस उस पर हमला कर रहे हों, उसने सोचा और पाया कि पहला विकल्प अधिक संभावित था, और इसी कारण वह तुरंत जंगल की सीमा के पार थोड़ा दौड़ा और कूदते हुए आगे पीछे होने लगा। हर कूद और हाथों की हरकत के साथ, मानो वह किसी से लड़ रहा हो, उसकी आस्तीनों से छोटे हथियार निकल रहे थे। इसके चलते जंगल में कुछ हल्की हल्की गर्जना सुनाई दी। गर्जना, एक जोरदार दहाड़ सुनकर तांग यिन मुस्कुराया और फिर पीछे की ओर कूदते हुए अपने कई हथियार जमीन पर फेंक दिए। इसके बाद वह मुड़ा और उस जगह की ओर वापस दौड़ने लगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि 2 आत्मा राक्षस उसके पीछे आ रहे हैं। अरे यार, ये तो बहुत तेज हैं, तांग यिन ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसने अपने विभिन्न हथियारों को चलाने से पहले ही उन्हें देख लिया था, इसीलिए वह इतना सटीक था और उसने उन्हें उकसाया था। यदि वह कई साधकों से छुटकारा पाना चाहता था तो इसके लिए आत्मा पशुओं का उपयोग करने से बेहतर और क्या तरीका हो सकता था। लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ये संभव है कि ये आत्मा राक्षस उसे पकड़ लें। ये राक्षस आखिरकार 1500 साल से भी अधिक पुराने हैं और इनकी संख्या 2 है। ठीक इसी वजह से तांग यिन ने तुरंत अपने भंडार से 2 कटारें निकाली और उन्हें कसकर पकड़ लिया और तेज गति से दौड़ना जारी रखा। ऐसा करने के बाद उसने अपना चेहरा घुमाया और देखा कि वे काफी करीब आ गए हैं, इसलिए वह तुरंत दौड़ते हुए एक बड़ी छलांग लगाकर ऊपर की ओर मुड़ गया। इस हरकत से आत्मा राक्षस चौंक गए, लेकिन तांग यिन ने उनकी हैरानी का फायदा उठाते हुए उन पर कई और हथियार फेंके और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उनके रास्ते में डाल दिए। उसके द्वारा फेंके गए अंतिम हथियार से धुएं का एक छोटा सा छेद बना,
जिससे तांगिन को अच्छी तरह से उतरने और उसी दिशा में भागने का मौका मिला, लेकिन एक अलग बिंदु से आत्मा जानवरों की निगाहों से बचते हुए, जो इस समय केवल गन से निर्देशित हो रहे थे। फिर भी इस समय तांगिन के लिए पकड़े जाने से बचना आसान था। उसके बाद वह तेजी से निर्धारित स्थान पर भागा और वहां जो कुछ हो रहा था उसे देखकर उसका चेहरा उतर गया। ये जगह शहर के बाहरी इलाके में, शहर से थोड़ी दूर लेकिन आध्यात्मिक जंगल से भी थोड़ी दूर थी। यह आध्यात्मिक जंगल की ओर जाने वाली सड़कों में से एक थी, बस दिक्कत ये थी कि यह खतरनाक थी और शक्तिशाली लोगों को छोड़कर बाकी लोग इसे शायद ही कभी पार करते थे। इसीलिए वह सोच रहा था कि हुआंग फीफी यहाँ क्या कर रही है, लेकिन पिछली बार देखे गए युवा मास्टर्स और कुछ अन्य लोगों से घिरी हुई उसे देखकर उसे कुछ हद तक समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। तभी युवा स्वामी हुआंग चिल्ला उठे, हा फेफेई, अब समय आ गया है कि हम पहली बार एक हों, उसने कहा, और फिर दो आदमियों ने बुरी तरह डरी हुई हुआंग फेफेई को कसकर पकड़ लिया। फिर उनमें से एक ने उसके चेहरे पर रुमाल रख दिया और उसे जमीन पर जोर से दबा दिया, जिससे वह और भी ज्यादा डर गई। उसने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत देर हो चुकी थी। आसपास से पता चला कि 4 और लोग थे जो हुआंग लियूजी जितने ही मजबूत थे, और उसके बाद वह पूरी तरह से बेहोश हो गई कुछ समय पहले। हुआंग फीफी ने इन दिनों इस बारे में गहराई से सोचा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अभी तक उसने कोई फैसला नहीं किया था। हालांकि अब वह स्थिति को थोड़ा और व्यापक रूप से देख पा रही थी। वह जानती थी कि इस जगह पर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जल्द ही हुआन परिवार को पता चल जाएगा कि उसके माता पिता भाग गए हैं, चाहे उन्होंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल ही क्यों न किया हो, और उस समय वे उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। यह अच्छा नहीं था, और इसी वजह से तांगिन का इंतजार करते हुए वह अपने माता पिता द्वारा दिए गए पैसों से अकेले ही आगे बढ़ने लगी। वह जानती थी कि इस जगह को छोड़ देना ही सबसे अच्छा होगा, लेकिन जाने से पहले वह अपना पहला स्पिरिट बोन हासिल करना चाहती थी, और अब जब उसके पास पैसे थे तो उसे यह काम जल्दी करना था। इसी वजह से वह दिव्य सूर्य हॉल में कुछ ऐसे लोगों को काम पर रखने गई जो उसकी मदद कर सकें। चूंकि उसे केवल 200 से 500 वर्ष पुराने एक राक्षस को मारना था, जो क्रमशः प्रथम क्षेत्र के चौथे से 10वें स्तर के बराबर था, इसलिए उसे किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति या एक बड़े समूह को काम पर रखने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही वह डिवाइन सन हॉल पहुंची और उसने एक विज्ञापन दिया, तो उसमें एक ऐसे समूह की सिफारिश की गई जो लगभग 500 साल पुराने राक्षसों को मारने वाला था, और वे इतने शक्तिशाली थे कि वे बिना किसी समस्या के उसे मार सकते थे। वे आध्यात्मिक प्रवेश क्षेत्र के चौथे स्तर के 4 लोग थे, और वे प्रत्येक के लिए केवल 100 आध्यात्मिक स्वर्ण सिक्के लेते थे, इसलिए उसे केवल 400 सिक्के खर्च करने पड़ते। इसी कारण वह इस समूह में शामिल होने के लिए सहमत हो गई, और कुछ घंटों बाद वे सब एक साथ शहर से निकल गए। क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे जानवरों को मारना था जो रात में सोते थे, इसलिए उन्होंने काम को तेजी से करने के लिए रात में ही बाहर निकल गए। इसके अलावा हुआंग फीफी भी एक ऐसी व्यक्ति थी जो आध्यात्मिक शारीरिक शक्ति के 9वें स्तर पर थीं। उम्मीद है कि सबसे पहले उसी ने उन्हें काम पर रखा होगा, उसने सोचा और उसकी ओर सिर हिलाया। वह उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन ये सामान्य बात थी। शहर में 10 लाख से अधिक लोग थे। शहर के सभी साधकों को पहचानना संभव नहीं था, यहाँ तक कि 4 सबसे शक्तिशाली साधकों को भी नहीं पहचान पाए। ऐसे में उस व्यक्ति को पहचानना तो दूर की बात है जो उसके जितना ही शक्तिशाली है। हम इस रास्ते से जाएंगे। हमने जंगल के चारों सीमावर्ती क्षेत्रों की कई बार जांच की है, और इस हिस्से के आसपास हमेशा 400 से 1000 साल पुराने कुछ जानवर रात में सोते रहते हैं। इससे हमारा काम आसान और तेज हो जाएगा, आगे चल रहे चारों ने कहा और आगे बढ़ गए। इसके बाद हुआंग फीफी ने उनके चलने का रास्ता देखा और सिर हिलाते हुए उनके पीछे चलने लगी। उसने पहले कुछ शोध भी किया था और उसे थोड़ा बहुत पता था कि जिस तरफ से वे जा रहे थे वह उपयुक्त नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से उसके आसपास उन वर्षों के जानवर मौजूद थे। साथ ही वह उस स्थान तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता था, और चूंकि उन्हें पहले ही दिव्य सूर्य हॉल से स्वीकृति मिल चुकी थी, इसलिए उन्हें किसी और निरीक्षण से गुजरने की आवश्यकता नहीं थी। वे जहां चाहें वहां प्रवेश कर सकते थे। तो वे शहर से दूर जाते हुए लगभग 15 मिनट तक चलते रहे, और तभी आगे चल रहे चारों लोग रुक गए और उन्होंने अपने पीछे चल रहे 2 लोगों को रोकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा दिए। कौन है? सामने आओ, उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, और हुआंग फीफी चौंक गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, उसने आसपास से कई परछाइयां निकलते हुए देखी। उनकी संख्या 10 से अधिक थी। इससे वह हैरान हो गई। इतना ही नहीं, उसने उनमें से कई लोगों को पहचान भी लिया। हा फीफी, आखिरकार हम फिर से मिल गए। अपना नाम पुकारती इस आवाज को सुनकर हुआंग फीफी थोड़ी चौंक गई। हुआंग लियूजी, तुम ये सब क्या कर रहे हो? हम एक ऐसे मिशन पर हैं जिसे डिवाइन सन हॉल ने स्वीकार किया है। हुआंग फीफी चिल्लाई, ये देखकर कि वह कोई परिचित व्यक्ति था। हालांकि वह डरी हुई थी, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं। कम से कम उसे इतना तो पता था कि उसकी मौत यहाँ नहीं होगी, कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। लेकिन हुआंग लियूजी ने बस मुस्कुराकर कंधे उचका दिए। चिंता मत करो फेफेई, हम भी जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो।
इस बार मैं जल्दी से काम निपटा लूंगा और बाद में स्पिरिट बोन हासिल करने में भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हुआंग लियूजी ने कहा। और हालांकि उसकी बातें लुभावनी लग रही थीं, हुआंग फेफेई को उसकी आवाज़ में कुछ अजीब लगा, इसलिए वह थोड़ा पीछे हट गई। तुम आखिर चाहते क्या हो, हुआंग लियूजी? उसने कुछ नाराज़गी से पूछा। हुआंग लियूजी ने बस अपने कंधे उचका दिए, वैसे भी उन्हें कुछ और समझाने की ज़रूरत नहीं थी। उसने तुरंत हाथ हिलाया और फिर आगे बढ़ गया। हा फेफेई, अब समय आ गया है कि हम पहली बार एक हों, उसने अश्लीलता से भरे चेहरे के साथ कहा। और फिर उसके द्वारा किराए पर लिए गए दो आदमियों ने उसे कसकर पकड़ लिया, जबकि वह ये सब देखकर भयभीत और स्तब्ध रह गई। जैसे ही वह चीखने की सोच रही थी, किसी ने उसके चेहरे पर एक कपड़ा रख दिया और उसे अचानक चक्कर आने लगा। वह कुछ सोच भी नहीं पा रही थी और जमीन पर दबी हुई थी। तभी उसे आसपास से और लोग जाते हुए दिखाई दिए। युवक, जल्दी कीजिए, चलिए अंदर चलते हैं, बाहर आने वाले अंतिम 4 लोगों में से एक ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसके सामने वाला व्यक्ति एक पल के लिए भयभीत हो गया। तुम्हारे पीछे 2 आत्मा राक्षस हैं, उसने अपने सामने वाले को चेतावनी देने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राक्षसों ने पहले ही उन्हें निशाना बना लिया था और उस पर झपट पड़े थे। ठीक उसी क्षण जानवरों के नीचे से एक परछाई गुजरी और संकरी सड़क के दूसरी ओर प्रकट हुई। गुजरते हुए उसने जानवरों का ध्यान भंग करने के लिए घना धुआं छोड़ने वाले कई हथियार फेंके, लेकिन इस बार उसने उन्हें साधकों पर फेंका। निश्चित रूप से वह तांग यिन ही थीं। जैसे ही उसने अपने ऊपर से गुजर रहे और साधकों पर हमला करने वाले जानवरों की दहाड़ सुनी, वह तेजी से आगे बढ़ा। पहली दहाड़ सुनते ही तांग यिन ने अपनी आस्तीनों में छिपे कई और हथियार आगे की ओर फेंके, लेकिन उसने देखा कि कोई उस पर हमला कर रहा है और हमले से बचने के लिए वह एक तरफ हट गया। तभी उसने देखा कि कोई भी व्यक्ति उस भ्रामक धुएं में फंसा नहीं था। तुम हरामखोर, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम मरने वाले हो, चिल्लाते हुए उस व्यक्ति ने कहा, जो उन युवकों में से एक था जिन्हें उसने पहले शहर के प्रवेश द्वार पर देखा था। लेकिन वह इतना करीब था कि तांग यिन तेजी से पीछे हट गया और बाल बाल उसके हमले से बचा। हालांकि फिर भी वह हमला उसके मुखौटे पर लगा और उसे तोड़ दिया। फिर भी वह हमले से बचने में कामयाब रहा और खुद को रोकने के लिए जमीन को कसकर पकड़ते हुए पीछे की ओर गिर गया। ये तुम हो, उस आदमी ने तांग यिन के आधे ढके हुए चेहरे को देखते हुए चिल्लाया। फिर भौहें चढ़ाकर उसे मारने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई, लेकिन तभी उसने एक और दहाड़ सुनी। धत तेरे की, मौका हाथ से निकल रहा है, उसने मन ही मन चिल्लाते हुए कहा और फिर अपने हाथों को क्षैतिज रूप से हिलाते हुए कई हथियार फेंके, जिनसे चारों ओर और अधिक भ्रम पैदा करने वाला धुआं फैल गया और उन्हें उस युवक की ओर फेंक दिया जिसने उस पर हमला करने की योजना बनाई थी। तुम खुद को नहीं बचा पाओगे, कमीने, तांग यिन ने मन ही मन सोचा और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ी। हरामखोर, सामने आ, धुएं के बीच से गुजर रहे युवक ने तांग यिन को ढूंढने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, लेकिन उसे उसका कोई सुराग नहीं मिला। धुआं इतना अजीब था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब ये सब हो रहा था, धुएं के अंदर मौजूद तांग यिन मुस्कुराईं। कितना बेवकूफ़ है, धुएं के घने जाल में चिल्लाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, तांग यिन ने सोचा और जल्दी से उसे ढूंढ लिया। हे नौजवान, अगले जन्म में तुम्हें ये सीखना चाहिए कि जब तुम भ्रमित करने वाले धुएं के बीच हो तो चिल्लाना नहीं चाहिए, यह एक मार्गदर्शक का काम करता है, तांग यिन ने कहा। और इससे पहले कि वह नौजवान कुछ बोल पाता, उसने आसानी से उसकी गर्दन काट दी और उसका सिर लुढ़कते हुए जमीन पर गिर गया। लेकिन तांग यिन को ये देखने का समय नहीं मिला। वह झट से मुड़ा और उस जगह की ओर भागा जहां उसे याद था कि हुआंग फीफी थी। आखिर ये सब कौन कर रहा है? सामने आओ, कमीने। युवक स्वामी, क्या आप वहाँ हैं? युवक स्वामी, मुझसे ज़्यादा दूर मत जाओ। अरे यार, तू मर क्यों नहीं जाता? जानवर, अपने जंगल में वापस जाओ। चारों ओर से कई चीखें सुनाई दे रही थीं। कई लोग अपने युवा स्वामियों को पुकार रहे थे और कई लोग राक्षसों से लड़ रहे थे। चूंकि वे अच्छे स्तर के साधक थे, इसलिए वे इस धुंधले धुएं में थोड़ा बहुत देख पा रहे थे। आखिर तांग यिन ने जो धुआं बनाया था, वह कुछ ही सामग्रियों से बना था। ये बस एक हल्का सा भ्रमित करने वाला धुआं था। यह अभी अपने चरम पर नहीं था, इसलिए ये कम अनुभवी किसान भी इसके आर पार देख सकते थे। लेकिन इन चीखों को सुनकर तांग यिन मुस्कुरा उठा। वह पहले ही समझ चुका था कि दूसरे युवक ने क्यों चिल्लाया था। बात बस इतनी थी कि यहाँ मौजूद सभी बेवकूफ़ लोग भ्रमित करने वाले धुएं को पहचान नहीं पा रहे थे। वह आसानी से चिल्लाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति का पता लगा सकता था, इसलिए वह तुरंत धुएं की ओर दौड़ा और अंदर जाने से पहले उसने कई खंजर और कुछ छोटे हथियार फेंके। वे सभी अलग अलग व्यक्ति की दिशा में जा रहे थे। मैं तुम्हारी गर्दनें चाहता हूँ, कमीनो, तांग यिन ने मन ही मन चिल्लाया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सच तो ये था कि उसे मजा आ रहा था। उसे बिना साधना के युद्ध किए काफ़ी समय हो गया था और वह भूल गया था कि जब आप स्वयं एक साधक नहीं होते हैं तो साधकों को मारना कितना अच्छा लगता है। लेकिन उसके पास मौज मस्ती जारी रखने का समय नहीं था।
इसलिए वह तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ा जहां हुआन फीफी थी। वह कभी भी उसकी नज़रों से ओझल नहीं हुई थी और इसके अलावा उसकी आंखों के किनारे पर मौजूद छोटा सा नक्शा उसे सटीक स्थिति बता रहा था, इसलिए उसे खोने का कोई रास्ता ही नहीं था। आह बुआग आहे। जैसे ही तांगिन अपने लक्ष्य की दिशा में दौड़ने लगा, उसने अलग अलग जगहों से चीखों की एक लहर सुनी और मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने लक्ष्य को बखूबी भेद दिया था। लेकिन जैसे ही वह हुआन फीफी के सामने पहुंचा, एक और परिचित चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ और तांगिन तुरंत सहज रूप से दाईं ओर मुड़ गया। वूश! फिर उसके चेहरे के सामने से एक जोरदार मुक्का गुजरा जिससे हवा में लहरें उठ गईं। तांगिन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई। धत तेरे की, ये नौजवान तो वाकई चालाक है, तांगिन ने सोचा, लेकिन तुरंत ही जमीन पर कूद पड़ा और इस आदमी को असंतुलित करने के लिए कई हमले किए। फिर भी उसे इस आदमी के एक जोरदार लात से बचना पड़ा। वह जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा चालाक निकला। कमीने, तू ही है। हुआंग लियूजी ने चिल्लाते हुए उस व्यक्ति को पहचान लिया जिसने इस हमले की साजिश रची थी। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सतर्कता कम नहीं की। फिर भी तांगिन ने चिल्लाने के क्षण का फायदा उठाते हुए कई छोटे छोटे धुआं फैलाने वाले बम फेंके और उनसे उत्पन्न हुई छोटी सी विस्फोट ध्वनि का फायदा उठाते हुए वह हुआंग लियूजी के पीछे चला गया और उस दिशा से एक खंजर फेंका। खंजर फेंकने के तुरंत बाद उसने फिर से और अधिक भ्रमित करने वाले धुएं के बम फेंके और उस छोटे से विस्फोट की आवाज का फायदा उठाकर कुछ ही सेकंड में उस जगह से हट गया। जैसे ही खंजर हुआंग लियूजी के एक तरफ पहुंचा और लगा, तांगिन पहले ही आगे दौड़कर आ गया था और उसने झट से हुआंग फीफी को अपनी बाहों में पकड़ लिया। कमीने, तू यहाँ है। तभी उसने हुआंग लियूजी की चीख सुनी, लेकिन उसकी चीख से न केवल वह घायल लग रहा था, बल्कि वह उस ओर देख रहा था जहां वह कुछ क्षण पहले था। अरे यार, कितना बेवकूफ़ है। धुएं के कारण होने वाली भ्रम की स्थिति में तुम कैसे विश्वास कर लेते हो? उसने मन ही मन सोचा और फिर पीछे मुड़े बिना शहर की ओर दौड़ने लगा। उसे पता था कि कोई उसे नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी उसने चारों ओर कई और भ्रामक बम गिरा दिए और फिर रात के अंधेरे में गायब हो गया। उसने एक अंधेरी और कई लोगों के लिए डरावनी रात में बड़ी सफाई से बचाव कार्य अंजाम दिया था। अगर अंत में उन्हें उसकी पहचान पता भी चल जाती तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि वह इस दुनिया की ताकतों से डरता है। उसके पास भागने के कई तरीके हैं, बशर्ते उसके सामने कोई शक्तिशाली साधक न हो। लेकिन उस धुंधले धुएं में चारों ओर से कई चीखें सुनाई दे रही थीं और उनमें से कुछ गायब हो गईं। कुछ देर बाद धुआं भी छंटने लगा, लेकिन इससे पहले कि वे शांत होते, बचे हुए लोग चारों ओर से आत्मा राक्षसों पर हमला करने लगे। जल्द ही 1 घंटा बीत गया और मौके पर 2 विशालकाय जानवरों के शव मृत पड़े थे और चारों ओर बड़ी संख्या में मानव शव बिखरे हुए थे। युवक स्वामी, तभी सभी को राहत मिली और वे अपने अपने स्वामी का हालचाल जानने चले गए, लेकिन उनमें से कई लोग पहले ही मर चुके थे। ये किसने किया? उनमें से कई लोगों ने इधर उधर देखते हुए चिल्लाकर कहा। उनमें से अधिकांश आत्मा राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में इतने मग्न थे कि उन्होंने कुछ क्षण पहले यहाँ घटी आपदा पर ध्यान ही नहीं दिया। उस समय हुआंग लियूजी भी थोड़ा घायल अवस्था में दिखाई दिया। उसके शरीर से और मुंह से खून टपक रहा था, लेकिन वह जानलेवा रूप से घायल नहीं था। जब सबने उसे देखा तो वे भयभीत हो गए। अरे यार, वरिष्ठ युवा मालिक बुरी तरह घायल हो गए हैं। उन्होंने सोचा और दौड़कर उनकी ओर गए। युवा स्वामी, क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? उन्होंने पूछा और हुआंग लियूजी ने अपने मुंह से एक गुरगुराहट भरी आवाज निकाली। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं ठीक हूं, कमीने? ये कैसा सवाल है? वह गुस्से से चिल्लाया, जिससे सब घबरा गए, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ सिर हिलाया। कोई भी समझदार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल व्यक्ति से यह नहीं पूछेगा, क्या आप ठीक हैं? चलो वापस चलते हैं, मुझे पता है कि यह सब किसने किया है। वैसे भी उसने हुआंग फीफी को अगवा किया और हमारे कई लोगों को मार डाला, हमें उस कमीने को सबक सिखाना ही होगा। हुआंग लियूजी चिल्लाया और उसके बाद वे दोनों साथ में शहर वापस चले गए। वह रात शहर के लिए काफी व्यस्त रहने वाली थी।